हमारे इंडियंस में जो मैं कमी देखता हूँ, ओनर जो है ना बिजनेस पे कंट्रोल रखना चाहता है। ओनर सिस्टम्स नहीं बनाता। ट्रू। वो चाहता है कि उसका सिस्टम्स मतलब उसी का कंट्रोल रहे, वही सब करे। जबकि अमेरिकन सिस्टम क्या होता है कि वो सारे सिस्टम्स बना रहे होते हैं। एब्सोल्युटली। ठीक है, तो आज जेफ बेजोस बैठ के यॉट में घूम रहा है, ठीक है, ब्लू मून ऊपर जा रहा है, वो अपनी नई कंपनी बना रहा है। Amazon हर क्वार्टर ग्रोथ कर रही है, उसके एब्सेंस में भी ग्रोथ कर रही है। और स्पेशली जो बिजनेसमैन फेल होते हैं उनके डिसीजन सारे के सारे इमोशनल है। ये तो मेरे गांव का है, ये मेरे घर का आदमी है, अरे ये इनके घर मिलने गया था तो इनकी माँ ने कह दिया इसकी जॉब लगवा दो, तो फिर मैंने रख लिया, अब इसको निकाल नहीं सकता, मेरी गांव में बेइज्जती हो जाएगी। एंड वही लोग कई बार उनको डुबो देते हैं। सर, बिजनेस में एक बहुत बड़ा चैलेंज आज की डेट में बिजनेसमैन का है, वो है उधार समय पे वापस नहीं आता, और उधार दिए बिना बिजनेस चलता नहीं है। इसके ऊपर आपका क्या कहना है? हाउ डू वी गेट दैट मनी स्टक मनी रिकवर्ड? क्या बात है, तो मेरा फेवरेट टॉपिक है। तो इसका मैं एक फ्रेमवर्क देता हूँ, बहुत सिंपल फ्रेमवर्क है। 3C फ्रेमवर्क कहते हैं उसको। जब भी आप किसी को उधार दे रहे हो, माल उधार में दे रहे हो, कैरेक्टर, कैपेसिटी, कोलैटरल, तो ये हमारे को सबसे पहली चीज देखनी है, क्या मेरी कमाई में क्षमता है लोन चुकाने की। आज रिलायंस का ये वाला जो रेशियो है वो करीबन 6 गुना है उनके नंबर। उनके पास जितना लोन है उससे 6 गुना ज्यादा उनकी कमाई है। जितना उनको साल का ब्याज और रिटर्न करना है लोन, उससे 6 गुना ज्यादा उनकी कमाई है। वाओ। तो अगर उनकी EMI 50,000 है तो उनकी कमाई 3 लाख है, और मैं करोड़ों में बात कर रहा हूँ, मतलब लाखों करोड़ों में बात कर रहा हूँ। तो क्या, और अब आप बोलोगे, सारे लोग क्या बोलेंगे चिल्ला के, देखो रिलायंस को कितना लोन दे दिया, 3 लाख करोड़ का लोन है उसका। अरे क्या फर्क पड़ता है? अगर आपके पास 2.5 लाख से कम का कैपिटल है, प्लीज इस मार्केट में ऑप्शन ट्रेडिंग करने मत आओ। कि 2, 5, 10, 20 हजार रुपए लेके तो कतई मत आओ। आप मार्केट को दान दक्षिणा देके चले जाओगे, और आपकी दान दक्षिणा खाऊंगा मैं, क्योंकि आप ऑप्शन खरीद रहे हो, मैं ऑप्शन बेच रहा हूँ। हाय नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कोच VSR और आप सभी का स्वागत है हमारे इस पावरफुल पॉडकास्ट सीरीज में। दोस्तों, आज का पॉडकास्ट आप सभी को बहुत बहुत जबरदस्त लगेगा। क्यों? क्योंकि आपके फेवरेट टॉपिक पे बात होने वाली है, जो कि है मनी को कैसे लाएं, कहां इन्वेस्ट करें, किस तरह से इन्वेस्ट करें, अगर आपका बिजनेस में उधार है तो उस उधार को कैसे समय पे हम लोग लेके आए। ऐसे बहुत सारे बिजनेस से रिलेटेड और पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड बातें होने वाली है। सो पहली चीज, इस वीडियो को आप सेव करके रख लीजिए। आई एम नॉट हियर टू टेल यू कि आप इसे लाइक करें ना लाइक करें, वो आपके ऊपर छोड़ता हूं मैं, लेकिन सेव करके जरूर रख लीजिए, बिकॉज इट इज गोइंग टू गिव यू लॉट ऑफ इनसाइट्स। दोस्तों, आइए स्वागत करते हैं द वन एंड ओनली लेजेंड ऑफ फाइनेंस, मिस्टर संजय कथुरिया, जो कि CFA भी है एंड एट द सेम टाइम बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर है, बहुत बड़े बिजनेस कोच है। सो वेलकम संजय सर, हाउ आर यू डूइंग? वेरी गुड सर, वेरी गुड, थैंक यू सो मच। आपकी एनर्जी 440 वॉट्स की एनर्जी है। सडनली अभी आपसे बात कर रहा था, अचानक से मेरे को ऐसा लगा मैं कोई नए व्यक्ति से बात कर रहा हूं। So thank you so much कोच VSR, आपके प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं। कैमरा थोड़ा सा अलग हो जाता है, बट संजय सर बहुत अच्छा लग रहा है आपसे मिलके। और अभी वीडियो से पहले जो आपसे बातें हो रही थी, दे वर वेरी वेरी मीनिंगफुल। एंड पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपके बारे में थोड़ा सा बताएं। हु इज संजय कथुरिया, हाउ ही स्टार्टेड दिस जर्नी एंड नाउ ही इज इंस्पायरिंग मिलियंस ऑफ पीपल। तो ये पूरी जर्नी के बारे में हम शॉर्ट में जानना चाहेंगे सर। थैंक यू सो मच सर, एंड इट इज सच अ प्लेजर कि मैं आपके प्लेटफॉर्म पे आया हूँ। आपके साथ पहले भी मुलाकात हुई है, एंड इट इज़ अगेन अ प्लेजर टू मीट यू सर। मेरी जर्नी बड़ी सिंपल है, मिडिल क्लास फैमिली से। मेरे फादर ONGC में पहले काम करते थे, एंड ट्रांसफरेबल जॉब थी, तो मेरा बर्थ हुआ गंगानगर राजस्थान में, देन वी मूव टू बड़ौदा, देन टू आसाम, एंड देन टू बॉम्बे। अर्ली 90s में हम 1991 में बॉम्बे आ गए थे, तो मेरी जितनी एजुकेशन हुई वो सारी बॉम्बे में हुई, बीट स्कूलिंग, कॉलेज, इंजीनियरिंग, और फिर मैंने करी MBA फाइनेंस। जब मैं इंजीनियरिंग और ये सब कर रहा था, इंजीनियरिंग MBA कर रहा था, तो मेरा लव फॉर नंबर्स वाज वेरी हाई। तो मुझे इंजीनियरिंग के बाद रियलाइज हुआ, यार ये इंजीनियरिंग वाले काम तो मैं कर नहीं पाऊंगा, तो मैं चलो MBA फाइनेंस कर लेता हूँ। और जब MBA फाइनेंस करनी चालू करी तो ये CFA पता चल गया, तो फिर हमने CFA भी कर ली, USA वाली। तो बाय 2008 मेरी MBA कंप्लीट हुई, और 2012 में मैंने अपनी CFA कंप्लीट कर ली। इनिशियल पार्ट ऑफ माई लाइफ मैंने जॉब्स किए शुरू में, and my first career started with Raheja Universal, and Raheja Universal 2008, it was a real estate developer in Bombay. They were about to come up with an IPO, तो IPO लेके आने वाले थे। Excellent. तो उन्होंने मुझे IPO टीम में लिया, बट विद इन 10-15 days of joining that team, मेरे को मैनेजिंग डायरेक्टर आशीष रहेजा ने इंटरव्यू किया, एंड ही वाज वेरी यंग, ही वाज 30 एट दैट टाइम, आई वाज 23-24। उनको somehow मेरी एनर्जी अच्छी लगी, मेरी थॉट प्रोसेस अच्छी लगी, तो उन्होंने डायरेक्टली मुझे अपने साथ अफिलिएट कर लिया, इन द सेंस ही वांटेड मी टू असिस्ट हिम डायरेक्टली, जिसे आजकल बहुत फैंसी लैंग्वेज में चीफ ऑफ स्टाफ बोलते हैं। तब उन्होंने बोला कि आप मेरे चीफ ऑफ स्टाफ बन जाओ,
और मैं उनके साथ किया एंड आई थिंक दैट वाज द बेस्ट मूव ऑफ माय करियर बिकॉज मुझे सीधा मालिक के साथ काम करने का एक्सपीरियंस मिल गया। अब आप भी जानते हैं, आपने इतने बिजनेसेस को कोच किया कि मालिक एक अलग तरीके से सोचता है, उसकी थॉट प्रोसेस अलग होती है, उसके डिसीजन मेकिंग स्किल्स अलग होती है और बिजनेस डिसीजंस का आउटकम होता है। जितना जल्दी और जितना राइट डिसीजंस आप लेते हो उतने आपके बिजनेस में ग्रोथ होती है। तो मैंने डिसीजन लेना, न्यूमेरिकल बेसिस पे डिसीजन लेना, डेटा बेस्ड डिसीजन लेना उनसे सीखा। तो बहुत अच्छा वहाँ पे मेरा स्टिंट रहा। उसके बाद मैंने कनकिया करके एक रियल एस्टेट कंपनी ज्वाइन की, वहाँ भी मैंने चेयरमैन के साथ काम किया, मिस्टर राजेश कनकिया के साथ काम किया। मेरा काम होता था कि जो भी हमारे पास प्रोजेक्ट्स आते थे हम उनको इवैल्यूएट करते थे कि ये प्रोजेक्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, फीजिबिलिटी यहाँ पे अगर करेंगे तो क्या करें, कमर्शियल करें, रेजिडेंशियल करें, होटल बनाए, स्कूल बनाए, क्या बनाए, और उसके बाद उसकी पूरी P&L फोरकास्ट करके उस डील को क्लोज करना और उसकी फाइनेंसिंग लाना। उसके बाद हम उसको एग्जीक्यूशन टीम को दे देते थे जो वहाँ पे बैठ के बिल्डिंग बनाना और वो सब कंप्लीशन करते थे। तो ये कंप्लीट काम मेरा होता था एंड आई यूज्ड टू असिस्ट द चेयरमैन एंड द मैनेजिंग डायरेक्टर इन गेटिंग डेटा, मतलब कंपनी से MIS बनवाना। तो तब मैंने MIS का मतलब सीखा, इंपॉर्टेंस सीखी, वो सब सीखा। तो इस तरह से मेरा करियर चला। फिर मैंने एक और कंपनी में काम किया बॉम्बे में, देन आई शिफ्टेड टू दिल्ली। दिल्ली में मैंने रियल एस्टेट कंपनीज में काम किया। उसके बाद मैंने कंसल्टिंग करी, फिर कुछ SME कोचिंग करी और अब मैं टोटली SME कोचिंग, फाइनेंस, पैसिव इनकम पे वर्क कर रहा हूँ। क्योंकि मैंने अपनी जर्नी में एक चीज़ रियलाइज करी, मैं शुरू में जॉब लगा तो बहुत सीनियर HODs मेरे पास आते थे जब मैं आशीष रहेजा के साथ काम करता था और अपनी MIS मुझसे बनवाते थे। मैं डेटा पे उनसे बात करता तो मैं उनका अनकंफर्टेबल फील करता था, देखता था कि यार वो थोड़े कंफर्टेबल नहीं है डेटा को लेकर। तो मेरे को लगता था यार मैं जो कर रहा हूँ तो बहुत सिंपल सा काम है, मैथमेटिक्स तो है जी। पर मुझे रियलाइज हुआ कि 99% ऑफ कॉर्पोरेट इंडिया डजंट अंडरस्टैंड नंबर्स। आज आप भी जानते हैं, आप इतने लोगों से मिलते हैं तो वो नंबर्स की समझ नहीं है उनको। Absolutely. और वो नंबर्स से डरते हैं, पता नहीं क्यों डरते हैं। मतलब नंबर्स तो बहुत इमोशनल डिसीजन आज भी बहुत ज्यादा है, बिना डेटा के, बिना सर पैर के। तो वो जो है वहां मैंने सीखा कि भाई एक ये जो स्किल है किसी भी डिसीजन को डेटा ड्रिवन करना, ये एक बहुत बड़ी स्किल है। तो कभी कभी लोग मुझे पूछते थे भाई तुम्हारा प्रोफाइल क्या, मतलब आई एम एन एक्सपेंसिव कैलकुलेटर कि मैं कैलकुलेट करके सब बता देता हूँ, पर हाँ पैसे ज्यादा लेता हूँ उस बात के। इस स्किल को कैसे डेवलप करे जाए? मतलब मैं अगर आपके कंपैरिजन में मैं देखूँ तो मैं खुद भी शायद उतना डेटा ड्रिवन नहीं हूँ और कई बार इमोशनल डिसीजंस होते ही हैं कि यार पर्सनली ये अच्छा लग रहा है तो यही करेंगे, इसमें लॉस हो प्रॉफिट हो देखा जाएगा। सो ये स्किल डेवलप कैसे की जाए संजय सर? देखिए बहुत वैल्यूएबल क्वेश्चन है ये। देखिए हर क्यों के पीछे एक डेटा होता है जी। जैसे मैं ऑप्शंस बहुत सिखाता हूँ लोगों को, तो ऑप्शंस पे बात करता हूँ। जिन चीज़ से लोग डरते हैं मैं उनको उससे कंफर्टेबल करवाता हूँ। ये मेरा स्किल भी है और मेरा ये भी है, काम भी है बेसिकली। ट्रू। देखिए क्या होता है, जब मैं ऑप्शंस कराता तो लोग पूछते हैं सर अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा। ये क्वेश्चन होता है, इमोशनल क्वेश्चन होता है। मैंने बोला देखो हर इमोशनल क्वेश्चन के पीछे डेटा होता है। अब ये आपका कितनी बार हुआ है पिछले 5 साल में, पहले वो चेक करते हैं। आप जो सिनेरियो बता रहे हो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। देखिए हमारी जीवन में सब कुछ प्रोबेबिलिटी है। ट्रू, ठीक है। हम चीजों को लेकर डरते रहेंगे, अरे ये हो गया तो ये हो गया, तो वो क्वेश्चन नहीं। क्वेश्चन ये है कि वो पास्ट में कितनी बार हुआ है। कोविड पूरे 100 साल में एक बार आया, या उसके पहले ऐसी कोई महामारी आएंगी तो 4 महामारी आई होंगी, तो यानी हर 25 साल में एक बड़ी महामारी है। ठीक है, तो अगर आपकी मार्केट्स क्रैश हो गई उस टाइम या कुछ इन्वेस्टमेंट्स क्रैश हो गई तो 25 साल में एक बार हो रहा है, 20 साल में एक बार हो रहा है। उसको लेके आप अपने 20 साल के डिसीजन नहीं ले सकते। वेरी ट्रू। तो कभी भी जब भी आपको कोई भी डिसीजन लेना हो तो उसके पीछे का आपको डेटा चेक करना बहुत जरूरी है। अगर आप कहते हो मैं तो एक काम करता हूं, मैं इस पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरर से परचेज करूंगा, ठीक है, तो आप क्यों उस मैन्युफैक्चरर से परचेज कर रहे हो? या तो वो आपको प्राइस बेटर दे रहा होगा, या आपको क्वालिटी बेटर दे रहा होगा, या आपको वो क्या कहते हैं टाइमली डिलीवरी दे रहा होगा। ये 3 मेजर फैक्टर्स होंगे। अब मैं आपको एक इसमें केस बताता हूँ। मेरे एक फ्रेंड थे, वो लोढ़ा बिल्डर्स में काम करते हैं, वन ऑफ द बिगेस्ट डेवलपर्स ऑफ बॉम्बे। तो बोलते हैं कि उन्होंने हर चीज को इतना डेटा ड्रिवन कर दिया था, दैट्स व्हाट देयर सन्स केम विद। पहले तो वो मंगल प्रभात लोढ़ा जी करते थे, बाद में दोनों बच्चे आए, अभिषेक और अभिनंदन लोढ़ा। तो अभिषेक वाज फ्रॉम मैकेंजी। अब मैकेंजी तो पूरा स्ट्रेटेजिक माइंडसेट है। अच्छा, जब वो मैकेंजी से आए तो अपने बॉस को साथ लेके आ गए। तो जो बॉस थे उनके शैशव दरिया जी, वो CSO बन गए, चीफ स्ट्रेटजी ऑफिसर बन गए। अब वहां हर चीज डेटा से होने लग गई। इससे क्यों खरीद रहे हो, अगर इससे खरीदोगे तो क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी। तो जो भी देखिए, आप एक बिजनेस चलाते हैं ना, तो बिजनेस एक इंडिविजुअल नहीं चलाता, एक सिस्टम चलाता है। करेक्ट। हमारे इंडियंस में जो मैं कमी देखता हूं, ओनर जो है ना बिजनेस पे कंट्रोल रखना चाहता है, ओनर सिस्टम्स नहीं बनाता। ट्रू। वो चाहता है कि उसका सिस्टम्स मतलब उसी का कंट्रोल रहे, वही सब करे। जबकि अमेरिकन सिस्टम क्या होता है कि वो सारे सिस्टम्स बना रहे होते हैं। एब्सोल्युटली। ठीक है, तो आज जेफ बेजोस बैठ के यॉट में घूम रहा है, ठीक है, ब्लू मून ऊपर जा रहा है, वो अपनी नई कंपनी बना रहा है। Amazon हर क्वार्टर ग्रोथ कर रही है,
उसके एब्सेंस में भी ग्रोथ कर रही है। करेक्ट, ठीक है, क्यों? क्योंकि उसने सिस्टम्स क्रिएट किए। सिस्टम्स कैसे क्रिएट होते हैं? डेटा के बेसिस पे क्रिएट होते हैं। तो ये जो हमारे यहाँ कमी है, वो कमी सिर्फ एक ही है कि ओनर कंट्रोल रखना चाहता है। अगर ओनर ऑब्जेक्टिफाई हो जाए कि नहीं भाई मेरे को तो डेटा ड्रिवन डिसीजन लेना है, मेरे को हर डिसीजन के पीछे के डेटा पॉइंट्स चाहिए कि मैं क्यों ये डिसीजन ले रहा हूँ, ताकि मेरा ही जो गट है वो स्ट्रांग हो। लोग कहते हैं इंस्टिंक्ट पे डिसीजन लेना चाहिए, आपने बहुत सुना होगा ये। बिल्कुल। व्हाट इज इंस्टिंक्ट? इंस्टिंक्ट इज अ कांस्टेंट प्रैक्टिस ऑफ डेटा फॉर द लास्ट 10 to 15 years, जो आपके अंदर बस जाता है। फिर आपको डेटा की जरूरत नहीं पड़ती, फिर आपका गट बोलता है, आपका इंस्टिंक्ट बोलता है। पर अगर आप पहले दिन उठ जाओ बोलो मेरा इंस्टिंक्ट है कुछ नहीं होने वाला, मतलब मुंह की खाने वाला है बंदा। नहीं, दिस इज सो ट्रू सर कि मैंने देखा है कि मैं बहुत सारे बिजनेसमैन को कोच करता हूँ और उसमें मैंने देखा है 99% डिसीजन, और स्पेशली जो बिजनेसमैन फेल होते हैं उनके डिसीजन सारे के सारे इमोशनल है। ये तो मेरे गांव का है, ये मेरे घर का आदमी है, अरे ये इनके घर मिलने गया था तो इनकी माँ ने कह दिया इसकी जॉब लगवा दो, तो फिर मैंने रख लिया, अब इसको निकाल नहीं सकता, मेरी गांव में बेइज्जती हो जाएगी। एंड वही लोग कई बार उनको डुबो देते हैं, क्योंकि वो सभी लोगों को, मतलब एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, मैं उनको कोच कर रहा था, 28 करोड़ का बिजनेस सीधा 100 करोड़ पे गया, लेकिन सारी टीम रिपोर्टिंग करती थी, बस उनके जो वो 10 खास लोग थे ना वो रिपोर्ट ही नहीं करते थे। उनका कोई टाइमिंग, और उनका एक्सक्यूज ये होता था, कुछ भी उनको बोल दो ना डायरेक्ट सर के घर चले जाते थे, सर ऐसा हो गया, ये थोड़ी होता है, ऐसा नहीं है, हम तो रात को भी रुकते हैं, दिन में भी रुकते हैं। सर बिजनेस में एक बहुत बड़ा चैलेंज आज की डेट में बिजनेसमैन का है, वो है उधार समय पे वापस नहीं आता, और उधार दिए बिना बिजनेस चलता नहीं है। इसके ऊपर आपका क्या कहना है? हाउ डू वी गेट दैट मनी, स्टक मनी रिकवर्ड? क्या बात है, तो मेरा फेवरेट टॉपिक एक है मेरा स्टक मनी कैसे रिकवर करें, और एक अपन खुद का जो उधार है वो कैसे वापस करें। हाँ। तो देखिए, स्टक मनी भी हमारी ही गलती है जी, ठीक है। किसी ने हमें चीट किया ना सर, वो हमारी गलती है, उसकी गलती नहीं है। वो मुझसे ज्यादा तेज निकला, मुझसे ज्यादा शाना निकला, सॉरी फॉर माय स्लैंग लैंग्वेज, बट वो मुझसे शाना निकला, उसने तो अपना काम कर दिया, गधा मैं बन गया। करेक्ट। ये है जब आपका पैसा रिकवर नहीं हो रहा मार्केट से, तो पहले इस बात को एक्सेप्ट करो, गलती उसकी नहीं है, गलती आपकी है, आपने नहीं परखा। तो इसका मैं एक फ्रेमवर्क देता हूं, बहुत सिंपल फ्रेमवर्क है, 3C फ्रेमवर्क कहते हैं हम इसको जी। जब भी आप किसी को उधार दे रहे हो, माल उधार पे दे रहे हो, कैरेक्टर, कैपेसिटी, कोलैटरल, ये 3 चीजों पे आप इसका ध्यान रखें। करेक्ट। कैरेक्टर मतलब वो उसका बिहेवियर कैसा है, ठीक है। कैरेक्टर में आप पहले चेक करें वो बाकी सप्लायर्स का पैसा टाइम पे देता है कि नहीं देता, ब्याज टाइम पे देता है कि नहीं देता, एम्प्लॉइज को सैलरी टाइम पे देता है कि नहीं देता, टैक्सेस में कहीं डिले तो नहीं कर रहा है, और ये थोड़े आंख कान खोल के रखेगा आदमी, सब पता चल जाता है। आप भी जानते हो सर कि एक है ना बंदे की रेपुटेशन बन जाती है, अरे यार इसके यहाँ काम मत कर यार, ये ना पैसा नहीं देता टाइम पे, ट्रू, ठीक है। तो आप क्यों अब जा रहे हो उसके यहाँ सेवा करने? अगर आपको पता है, मार्केट से खबर आ चुकी है कि भाई ये बंदा ठीक नहीं है, भाई आज एक घर में कोई रिश्ता करने जाता है अपनी बेटी का, अपने बेटे का, और तो पता है सामने बगल वालों से पूछ लेता है ना कि भाई लड़के का कैरेक्टर कैसा है, लड़की का कैरेक्टर कैसा है, पूछ ही लेता है, पता कर ही लेता है 4 लोगों को समाज में फोन करके जी। तो इसी तरीके से अगर आप भी तो अपना माल दे रहे हो, अच्छा नुकसान क्या है, आपके माल में आपका मार्जिन 20 रुपए का है, आपने 100 रुपए का माल उसको पकड़ा दिया, आपने वो 100 रुपए का माल उसको पकड़ाने के लिए जो 80 रुपए बनाने में लगाए थे, उसका आपने बैंक से उधार लिया हुआ है या फिर अपना पैसा डाला हुआ है, आप बैंक को ब्याज दे रहे हो। करेक्ट। तीसरी चीज है वो टाइम पे पैसा नहीं दे रहा, आप स्ट्रेस ले रहे हो। चौथी चीज है आप एक रिकवरी टीम बैठा के बैठे हुए हो। पांचवी चीज है आप उसके बाद उसमें से आपको पैसे कभी आते हैं कभी नहीं आते, कभी बहुत डिलेड आते हैं, तो आपका यहाँ नुकसान हो जाता है। तो इतने नुकसान आप क्यों झेलना चाहते हो भाई? क्यों इतना स्ट्रेस लेना चाहते हो? आराम से पहले कैरेक्टर चेक करो बंदे का, कैरेक्टर ठीक नहीं है चौकड़ी मारो, बाहर करो। करेक्ट, ठीक है। कैरेक्टर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज। फिर कैरेक्टर तो है, नियत तो है, पर बंदे की वो नहीं है, ताकत नहीं है। करेक्ट। तो कैपेसिटी नहीं है, तो कैपेसिटी उसकी चेक करो, कहीं कहीं और डिफॉल्ट्स तो नहीं चल रहे हैं, कोई और बैंक लोन पे डिफॉल्ट्स तो नहीं चल रहे हैं कि बंदा तो ठीक है यार पर बैंक में क्षमता ही खत्म हो गई, पैसा ही नहीं है, आदमी बहुत अच्छा है भाई, क्या करूं उस आदमी का, अच्छा डालूं। तो आपने कैपेसिटी। और तीसरा कोलैटरल, किसी प्रकार का पोस्ट डेटेड चेक रख लो, कुछ उससे रख लो अपने पास, गिरवी रख लो कि भाई जब तक तू सामान, जब तक पैसे नहीं दे देता ये चेक मेरे पास पड़ा। तो ये 3 चीजें हो गई। चौथी चीज है, अगर इसी को आपको सॉल्व करना है तो आप है ना सिस्टम बनाओ। जब आप सिस्टम बनाते हो, अच्छा अभी आप क्या कर रहे हो, खुद ही सेठ हो और मेरा पैसा फंस गया, हाँ जी वो अग्रवाल जी हैं क्या, नहीं वो तो नहाने गए हैं, अच्छा ठीक है जी, थोड़ी देर बाद वो अग्रवाल जी हैं क्या, नहीं अभी तो वो पूजा कर रहे हैं, ठीक है, मेरा चेक कब तक, अरे सर चेक तैयार है, वो अग्रवाल जी ट्रैवल कर रहे हैं, कल आके साइन कर, अरे तुम क्यों फोन कर रहे हो जी। सिस्टम बनाओ कि भाई बकेट्स बनाते हैं। मैंने इस आदमी को 15 दिन का टाइम दिया था, करेक्ट, 16वां दिन हो गया, तो ये पहले बकेट में गिर गया डी लेके, अब ये बकेट है 15 से लेके 30 दिन का,
अब 15 से 30 दिन में मैं एक्शन क्या होगा, मेरा एक्शन होगा मैं उसको 2 ईमेल भेजूंगा, एक चिट्ठी भेजूंगा और 1-2 फोन करूंगा। करेक्ट। अब 30 दिन के बाद मेरा एक्शन क्या होगा, मैं उसको एक गंदी चिट्ठी लिखूंगा, हार्श चिट्ठी लिखूंगा, ठीक है, और अपने पैसे रिकवर करूंगा, मांगूंगा। फिर भी नहीं कर रहा, तीसरा मैं लीगल नोटिस भेज दूंगा। अब वो आपको चिल्लाते हुए आएगा 30 दिन के बाद, लीगल नोटिस कैसे भेज दिया तुमने? सर वो तो मेरा सिस्टम है, मैं क्या करूं भाई? मेरी टीम ने आपको 4 बार फोन किया, हाँ किया, आपने रिस्पॉन्ड किया, नहीं किया, तो मैं क्या करूं? मेरा सिस्टम है, वो दे गया मेल। अच्छा, फिर पता है क्या व्यापारी मुझसे पूछते हैं इस पे, सर ऐसे रिश्ते खराब हो जाएंगे। हाँ हमारी रेपुटेशन मार्केट में खराब हो जाएगी यार, वो तो थोड़ी सी बात कर। हाँ, मैंने बोला फिर ऐसा रिश्ता रखना क्यों जी? क्या रिश्ता रखना सिर्फ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसकी नहीं है? हाँ, वो आके ये बोल सकता है कि प्रभु जी हालत खराब हो गई है, मेरे पास इमीडिएट पैसा नहीं है, आपका 1 लाख रुपया ड्यू है, ये 30,000 पकड़ो, 70,000 मैं आपको ऐसे ऐसे करके देता हूँ। तो ऐसे उससे समझ आता है बंदे की नीयत है। एब्सोल्युटली। ठीक है, थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है, हम सब बिजनेस करते हैं, ऊपर नीचे होता है, ठीक है, अभी पैसा देना चाहता है, इट्स ओके, मैं उसको थोड़ा सा रिलीफ दे देता हूँ, एक्सटेंशन। अच्छा, वो भी एक्सटेंशन लिखित में दो। सर हमारे ना वर्बल इज शिट, बातों का कोई महत्व नहीं है, कोर्ट में बातों की कोई वैल्यू नहीं है। उसने मांगा एक्सटेंशन, ईमेल पे कर दो, व्हाट्सएप पे कर दो, कुछ भी कर दो, पर कर दो, एक बार डाल दो उसको। व्हाट्सएप वाला, हाँ, व्हाट्सएप भी चल जाता है, इट्स एडमिसिबल इन द कोर्ट। तो व्हाट्सएप पे भी अगर आपने बोल दिया कि भाई दिस हैज बीन अग्रीड, तो वो मान लिया जाता है। वाओ, बिकॉज इट इज अ वेरी फॉर्मल वे ऑफ कम्युनिकेशन नाउ। करेक्ट। सारे ब्रांड्स उस पे से कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये आप अपने सिस्टम्स खुद क्रिएट करो। अच्छा, उसके बाद एक और चीज है, आपके साथ कोई नया बंदा जुड़ा है, उसको उधार मत दो, कभी मत दो। बिल्कुल। उसके साथ पहले 5 ट्रांजैक्शंस जो है 100% कैश डाउन पे करो, फिर उसको छोटा उधार दो, 5 दिन का, 7 दिन का। अच्छा, बिल अमाउंट का 50% उधार दो कि भाई अगर तुम्हारा 1 लाख का बिल है, मैं 50,000 उधार दूंगा, 50,000 तुम्हें 7 दिन बाद। करेक्ट। तो आप ऐसे टीयरिंग करो ना, रिश्ता बनाओ पहले लोगों के साथ, तब आप जाके उससे व्यवहार करो। ये हमारे बेसिक प्रिंसिपल्स हैं। दोस्तों देखिए, जितने भी लोग इस चीज से परेशान हैं, इवन संजय सर, मैं भुगत भुगी हूँ इस चीज का। आपने, मैं भी हूँ। हमने बिजनेस कोचिंग की थी, और कई लोगों को बिजनेस कोचिंग में उधार कई बार गुड फेथ में देना होता है कि भाई आप, ठीक है, बैच भी बनाना एक प्रेशर होता था। उस समय तो मतलब बहुत छोटे बैच बनते थे, 30 लोगों का, 35 लोगों का, और उसमें भी कभी होता था कि पूरा पैसा देने वाला 12 ही लोग हैं, और बाकी के 18 लोग हैं जो कह रहे हैं कि सर EMI में दे देंगे, 10-10 हज़ार के PDCs भी दे देते, मतलब पोस्ट डेटेड चेक, जो आपने कोलेट्रल बोला, मेरे पास इतने थोक में पड़े थे कि अब उनका करूं क्या। डर भी लगता था कि यार ये PDC अपन लगा देंगे, फिर रिश्ता बिगड़ेगा। उस चक्कर में करीब 80-90 लाख रुपए आया ही नहीं। तो ये बड़ा एक, उसके बाद हमने तो एक छोटा सा सिस्टम ये क्रिएट किया कि एडवांस ले लो, और अगर कोई EMI भी करता है, मान लो कहता है कि मैं 3 EMI में दे दूंगा, तो उसकी सर्विस को डिफाइन कर देते हैं कि भाई 1 साल का कोर्स है या 6 महीने का कोर्स है, 2-2 महीने के 3 बकेट्स हो गए, 2 महीने के बाद अगर नहीं आता है तो डिसकंटिन्यू कर देते हैं। और उसमें भी अगर कोई ऐसा इंसान है जो बहुत ही नीडी है, बहुत ज़रूरतमंद है, बहुत हमारा लॉयल है, तो उसके साथ फिर केस टू केस बेसिस थोड़ा सा कंसिडर करके। बट जो देखिए, आप जो बात कर रहे हैं वो 0.1-0.5% लोग होंगे, ठीक है ना? तो एक्सेप्शंस के बेस पे सिस्टम नहीं बनता। पहले ना लोगों को ये समझना पड़ेगा, एक्सेप्शन, भाई आप इस साम्राज्य के मालिक हो, करेक्ट, आप ये डिसीजन लास्ट में रख सकते हो अपने पास कि भाई 200 फाइल थी, 170 की 80 की सुताई कर दी हमने, उनको चिट्ठियां भेज दी, उनके पोस्ट डेटेड चेक ड्रॉप, सर ये 20 लोग अच्छे लोग हैं, इनकी अर्जी आई है, करेक्ट, तो अब आपकी मर्जी है कि उनकी अर्जी लेनी है कि नहीं, उनका करना है कि नहीं, क्योंकि 100% का नहीं कर सकते भाई। अब संजय सर, दूसरा सवाल, आपके ऊपर उधार है, किसी के भी ऊपर उधार है, आज 80% लोगों का यही प्रॉब्लम है, सर आपका कोर्स तो लेना है लेकिन 30 लाख का लोन है, सर स्टॉक मार्केट में, ऑप्शन ट्रेडिंग में 28 लाख हार गया। ये तो बहुत आते हैं। तो अपने उधार को कैसे चुकाएं, नंबर 1। नंबर 2, स्टॉक मार्केट में अगर हम बहुत पैसा हार गए तो अब क्या करें? ठीक, बहुत बढ़िया। तो पहले क्वेश्चन को पहले आंसर करता हूं, अपने ऊपर जो उधार है, तो अब इसको मैं बिजनेस के एंगल से देखूं या इंडिविजुअल के एंगल से देखूं? दोनों ले लेते हैं। ठीक है, तो मैं पहले बिजनेस का बताता हूं या इंडिविजुअल, दोनों को एक बार बताता हूं। बहुत सिंपल 3 इक्वेशन है इसकी, जैसे मैं फ्रेमवर्क्स दे रहा हूं, तो इसका भी एक 3 पॉइंट फ्रेमवर्क है। हम जिम जाते हैं, मैं तो नहीं जाता, वैसे मेरी हालत भी पर समझिए आप जिम गए, मैं भी नहीं जा रहा हूं सर। मैं मेरा शेड्यूल पता नहीं, मैं वर्कहोलिक कुछ ज्यादा ही हूँ। जैसे अभी भी मेरा शेड्यूल चल रहा है कि मैं मॉर्निंग में 6 o'clock लाइव जाता हूँ, ओह गॉड, रात को 11 बजे तक लाइव रहता हूँ, और दिन में 1-आधा घंटा मुझे समय मिलता है, तो रात को 4-5 घंटे से ज्यादा की नींद हो ही नहीं पाती है, और दिन भर चलो मैं मानता हूँ कि ये भी भगवान की कृपा होती है कि इस तरह का शेड्यूल मिले। करेक्ट। तो पॉइंट ये कि समझो कोई नया लड़का जिम गया,
तो जिम गया तो पहले दिन तो 20 किलो का डंबल उठा नहीं पाएगा जी, तो वो पहले 4 किलो 5 process. किलो का उठाएगा, फिर 10 का उठाएगा, फिर 15 का उठाएगा, फिर 20 का उठाएगा, फिर 50 का उठाएगा। तो वो कर क्या रहा है, वो अपनी क्षमता बना रहा है। करेक्ट। ठीक है, उसकी मसल्स टाइट हो रही हैं। जो मसल 3 महीने पहले तक 2 किलो को सपोर्ट नहीं कर रही थी, आज 3 महीने बाद 20 किलो को भी सपोर्ट कर रही है, बड़े आराम से 15 मार के छोड़ देता है। ट्रू। यही डेट के साथ है। डेट को रीपे करने की क्षमता चाहिए हमें। डेट खराब नहीं है सर जी, डेट से बिजनेस के 3 ही तो सोर्स हैं पैसे के, या तो कस्टमर से पैसा आ जाए, या या बैंक से आपके आ जेब जाए। का पैसा हो, या फिर बैंक का पैसा हो, या मतलब उधार का पैसा हो। करेक्ट। तो इसके अलावा तो और कोई तरीका ही नहीं है पैसा रेज करने का मेरे पास। Absolutely. ठीक है, तो अगर मेरे को बैंक का पैसा चाहिए तो मुझे बैंक का पैसे से डरना नहीं है, मुझे अपनी क्षमता बनानी। इसलिए मैं कहता हूं कभी कभी 1 लाख रुपए का लोन भी ज्यादा होता है जी, और 1 लाख करोड़ का लोन भी कम होता है। वेरी ट्रू। ठीक है, 1 लाख रुपए का लोन भी ज्यादा हो जाता है बहुत लोगों के लिए, 1 लाख करोड़ का लोन भी बहुत कम होता है लोगों के लिए। ये होता है क्षमता। तो लोन के 3 चीजें, पहली है आपकी कमाई में क्षमता होनी चाहिए, करेक्ट। जिसे हम एक रेशियो कहते हैं, उसका नाम है DSCR, डेट सर्विस कवरेज रेशियो। इसको बहुत सिंपल उदाहरण से समझते हैं। आपकी कमाई है 1 लाख रुपए, आपकी EMI है 50,000 रुपए, करेक्ट। तो आप अपनी कमाई में से 2 बार EMI दे सकते हो, तो आपकी क्षमता है 2 टाइम्स। अच्छा, ठीक है, अगर आपकी कमाई है 1.5 लाख रुपए, आपकी EMI है 50,000 रुपए, अब आप 3 बार EMI दे सकते हो, आपकी क्षमता बढ़ गई। बढ़ गई। अब आपकी कमाई है 2 लाख रुपए और EMI है 50,000 रुपए, आपकी क्षमता हो गई 4 गुना। अब आप मतलब आराम से बढ़िया। तो यहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। Correct. अब तो आप EMI को 50 का 1 भी कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि आपके पास क्षमता बन गई। क्षमता हो गई। तो ये हो गई कमाई की क्षमता। अब ये भी रिवर्स भी हो सकती है कि EMI 1 लाख रुपए है, कमाई 50,000 रुपए है, तो यहां तो मर गए हम, हमारे पास बहुत क्षमता ही ही नहीं है, तो बचा हुआ 50,000 फिर से उधार लेना पड़ेगा। वेरी ट्रू। अब अगली बार क्या होगा, कमाई सेम 50,000 है, EMI 1 लाख की 1,10,000 हो गई, और क्षमता कम हो गई, और क्षमता कम हो गई, फिर हम वेंटिलेटर पे आ गए, फिर ICU में आ गए, और फिर तो ये हमारे को सबसे पहली चीज देखनी है, क्या मेरी कमाई में क्षमता है लोन चुकाने की। आज रिलायंस का ये वाला जो रेशियो है वो करीबन 6 गुना है उनके नंबर्स मतलब में। उनके पास जितना लोन है उससे 6 गुना ज्यादा उनकी कमाई है। जितना उनको साल का ब्याज और रिटर्न करना है लोन, उससे 6 गुना ज्यादा उनकी कमाई है। वाओ। तो अगर उनकी EMI 50,000 है तो उनकी कमाई 3 लाख 3 है। लाख है। और मैं करोड़ों में बात कर रहा हूं, मतलब लाखों करोड़ों में बात कर रहा हूं। तो क्या, और अब आप बोलोगे, सारे लोग क्या बोलेंगे चिल्ला के, देखो रिलायंस को कितना लोन दे दिया, 3 लाख करोड़ का लोन है उस पर। अरे क्या फर्क पड़ता है, उसमें क्षमता है ना। अभी एक बॉडी बिल्डर है 200 किलो का उठा लेता है, तो अपन उसको गाली थोड़ी दे सकते हैं कि तू 200 किलो का कैसे उठा रहा है, मैं तो 2 किलो का भी नहीं उठा पा रहा। उससे क्षमता बनाई है अपनी, मेहनत कर करके। ट्रू। तो इसी तरह उस बिजनेस ने अपनी क्षमता बनाई है। ये हो गई पहली चीज। दूसरी चीज हो गई, चलो कभी कभी क्या होता है, कमाई रुक गई फॉर वट एवर रीजन, तो आपके असेट में क्षमता होनी चाहिए लोन चुकाने की। तो आपने 1 करोड़ का असेट है, घर है, 80 लाख का लोन लिया है, कल को आपकी खुदा ना खास्ता किसी ने की कमाई रुक जाए, जी, तो वो 1 करोड़ का घर बेचेगा, 80 लाख का लोन रीपे कर देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। पर यही रेशियो उल्टा हो जाए कि 80 लाख का घर है पर लोन जो है वो 1.25 करोड़ का, 1 करोड़ का, 1.5 करोड़ का, तो फिर मर गए, दिक्कत हो गई। बैंड बज गई। तो यही बैंक्स के साथ काफी बार हुआ कि उन्होंने असेट से कहीं ज्यादा जो है वो लोन दे दिया और वो फंस गए और वो रिकवर नहीं कर पाए, क्योंकि कमाई की क्षमता खत्म हो गई उन बिजनेसेस की। एब्सोल्युटली। और तीसरी चीज है, क्या आपकी कमाई रेकरिंग है कि नहीं। अगर आपकी कमाई, जैसे आप एक एम्प्लॉई हैं, कोई एम्प्लॉई है, तो एम्प्लॉय की कमाई जनरली रेकरिंग होती है। ट्रू। और अगर कटने भी वाली होती है तो उसको 2-1 महीने का नोटिस होता है। जी। तो वो हो गई रेकरिंग कमाई। तो अगर आज रिलायंस की हम बात करें, अडानी की बात करें, जिन पे एलिगेशन उठते हैं कि उन पे लोन बहुत ज्यादा है, तो वो लोग के पास रेकरिंग कमाई हो। अडानी के पास एक पोर्ट है जहां से रोज पैसा आ रहा है, अडानी के पास सोलर प्लांट है जहां से रोज पैसा आ रहा है, जी। अंबानी जी के पास तो तेल के कुएं हैं, ठीक है, उसके बाद जियो है, हजार जो चीजें हैं जहां से रोज पैसा आता है उनको। Correct. तो हिज इनकम इज रेकरिंग। तो 3 पैरामीटर होते हैं आपको उधार पे चेक करने के। पहला आपकी कमाई की क्षमता, सेकंड आपके असेट की क्षमता, तीसरा क्या आपकी कमाई रेकरिंग है कि नहीं है। बिल्कुल। आप इसको पार कर लो तो क्या है, 200 किलो का डंबल उठाओ, 400 किलो का डंबल उठाओ, इसी तरह आप 1 लाख करोड़ का लोन लो, 2 लाख करोड़ का लोन लो, 100 करोड़ का लोन लो, क्या फर्क पड़ता है। एब्सोल्युटली। और इसी तरीके से बिजनेसेस इवैल्यूएट करते हैं, इसी तरीके से बैंक्स इवैल्यूएट करते हैं। Correct. सब लोग ऐसे इवैल्यूएट करते हैं, तो आप भी ऐसे इवैल्यूएट करो। अब ज्यादा लोन हो गया है सर, जैसे मान लो स्टॉक मार्केट वाला फंस गया, एक यंग लड़का 15,000 कमाता था, किसी ने कहा भैया ऑप्शन ट्रेडिंग से बहुत पैसा बनता है, और ऑप्शन बाइंग में लग गया। वो ऑप्शन बाइंग में लग के मेरे पास आया एक लड़का, लाइब्रेरियन, 10,000 रुपये कमाने वाला, और रो रहा था कि 28 लाख मैंने खर्च कर दिए सर। मैंने कहा कहाँ से लिया 28 लाख? सर मेरे को पहले 1 आधा महीना अच्छा प्रॉफिट हुआ, मैंने सभी दोस्तों को बताया, उन्होंने किसी ने 2 लाख दे दिए, किसी ने 1 लाख दे दिया, मैंने सबका पैसा लगा दिया। एक व्यक्ति तो आया 44 करोड़
ही टुक फ्रॉम द मार्केट, क्योंकि उसको अच्छा प्रॉफिट हो गया। फिर उन लोगों ने 10 लोगों ने एक ग्रुप बनाया, एक छोटी फाइनेंस कंपनी बनाई, बोले तुम्हें पर मंथ 20% दे देंगे। पर मंथ 20%? हाँ। एंड उसके बाद 44 करोड़ 45 करोड़ का लॉस। अब सर ये सिचुएशन से क्या बाहर निकला भी जा सकता है प्रैक्टिकली है, और अगर है तो क्या प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस है? दूसरी सिचुएशन अगर नहीं है तो हर ऑप्शन बायर का क्या पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए? क्या सच में एडवाइजेबल है ये? ठीक, तो बाप रे, तो मतलब पहले 20% पर मंथ से बाहर नहीं आ पा रहा मैं। देखिए, इसको मैं स्टार्ट ऐसे करता हूँ कि जंगल में सुंदर लड़की चुड़ैल होती है। हाँ। इसका मतलब ये है कि अगर कोई अपॉर्चुनिटी आपको टू गुड टू बी ट्रू है जी, तो वो ट्रू नहीं है। ठीक है, तो अगर आपको कोई 20% पर मंथ बोल भी रहा है ना, तो ठीक है, हिंसक ना होएं, आप उस कमरे को छोड़ के चले जाएं। जी, क्योंकि वॉरेन बुफे पिछले 65 साल से पैसा कंपाउंड कर रहे हैं और वो 19.8% साल का कंपाउंड कर पा रहे हैं। ये कौन सा नया चौधरी आ गया जो महीने का 20% कर पाएगा? करेक्ट। ठीक है, तो ज्यादा नहीं, ज्यादा देर वाला गेम है ये। तो आप सबसे पहले अनरियलिस्टिक आदमी जो बात करता है ना सर, उससे कोसों दूर हो जाओ। जी, ठीक है। हाँ, एक बात ये बोल सकता था वो कि भाई मैं साल का 20% बनाने का अटेम्प्ट करूंगा। Correct. तो आदमी एक बार सोचता है हाँ ठीक है, लॉजिकल बात कर रहा है, एब्सोल्युटली ठीक है, चलो साल का 20% बनाया जा सकता है, चांस है, अच्छा चांस है। पर आज रिलायंस जैसी कंपनी अपने कैपिटल पे 10% बनाती है साल का। अगर उनको ऐसा बंदा मिल जाए तो अपना सारा कैपिटल इसी को दे दें, वही 20% महीने का बना के दे देगा। वो इतनी झकमक करके, इतनी मारामारी करके, इतने एम्प्लॉइज रख के साल का 10% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एक रेशियो होता है, वो लेके आती है कि अपने पैसे पे कितना रिटर्न लेके आए। करेक्ट। एशियन पेंट्स 18% लेके आती है, बजाज फाइनेंस 25% लेके आती है। तो ये मतलब पागल हैं सारी कंपनीज। तो बेसिकली पहली तो गलती उनकी है जिन्होंने उनकी बात मानी। ये एग्जैक्ट सेम पर्सोना मेरे पास भी है। एक लड़का है, 22,000 की तनख्वाह है, मेरे हिसाब से 20-21 साल का होगा। 18 साल की उम्र में ट्रेडिंग चालू करी, पहले 2 महीने 7-7% महीने का बना लिया। पापा मम्मी को बोला, दोस्तों को बोला, यारों को बोला, 75 लाख रुपए किसे इकट्ठा किया, ऑप्शन खरीदना चालू किया। उस स्टॉप लॉस नहीं लगा पाया, उसको लगा कल ठीक हो जाएगा, कल ठीक हो जाएगा, कल ठीक हो जाएगा। एकदम ऑप्शन जीरो हो गए। आज बेचारा 20-25 लाख हजार रुपए महीना कमा रहा है, 70-80 लाख रुपए डाउन है। माय गॉड। यानी अगले 30 साल की इनकम, 40 साल की इनकम उसको लौटानी है। एक गलत डिसीजन आपको 30 साल पीछे फेंक देता है। एक गलत डिसीजन आपको 30 साल पीछे फेंक सकता है जी। तो ये मतलब एकदम प्रूवन है कि ये प्रॉब्लम होनी ही होनी है। करेक्ट। ठीक है, ऑप्शंस आपको खेलना है, आप करना चाहते हो, बिल्कुल करो, कोई मनाही नहीं है। सर, लोग पीते भी हैं, काफी लोग आर्ग्यू कर सकते हैं कि पीना गलत है, पीना सही है, उस पर नहीं जाते। पर आप दिन में तो पूरी पूरी बोतल नहीं खाली कर सकते ना। हाँ, महीने में आपने एक बार सोशल ड्रिंकिंग कर ली, 2 बार सोशल ड्रिंकिंग कर ली, तो आपका लिवर भी सपोर्ट करेगा, आप फन भी कर पाओगे, मजा भी कर पाओगे। इसी तरीके से अगर आपके पास 100 रुपए है निवेश करने को, तो आप 5 रुपए से अगर ऑप्शंस खरीदते हो कि यार मेरे को थोड़ा ना चुल है, सॉरी फॉर द लैक ऑफ वर्ड, चुल है मेरे को, यार मेरे को बटन दबा के वो थोड़ा मस्ती करनी है मेरे को, बट मेरे पास महीने का 1,00,000 रुपए है निवेश करने को, तो उस 1,00,000 रुपए में से 5,000-7,000 रुपए में थोड़ा ऑप्शंस का बाइंग करूंगा। लग गया तो लग गया, नहीं तो ये तो जाने के पैसे मैं अफोर्ड कर सकता हूँ। वो पैसा आप ऑप्शंस में लगा लो। उससे पहले भी भगवान के लिए सीख लो। बिना सीखे करोगे तो डेफिनेटली वो पैसा चला जाएगा 1000%। ठीक है, तो पहले सीख लो, समझ लो, और उसके बाद अगर लगाना अफोर्ड कर सकते हो, आपके कैपिटल का वो प्रोपोर्शन है कि आप कर सकते हो तो करो, नहीं तो चुपचाप SIPs में इन्वेस्ट करो, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो, आप अपना काम करो, अपनी इनकम को, एक्टिव इनकम को बढ़ाओ। करेक्ट। वहां अपनी दिमाग लगाओ, वहां पे अपनी स्किल्स को अपग्रेड करो, वहां सीखो, वहां प्रमोशन पाओ, वहां पे काम करो। यहां पे मत मस्ती करो, ये मस्ती की जगह नहीं है, ये न्यूक्लियर वेपन है, 1 मिनट में आपको पूरा खाली करके चला जाएगा। करेक्ट। दूसरा, आपने सवाल पूछा क्या ऐसे लोगों को करना चाहिए। अब ये भाई 70-80 लाख डाउन हो गया, ये 40 करोड़ डाउन हो गए, या करोड़ रुपए डाउन हो गए। सर, इनके लिए कोई रिकोर्स नहीं है। जिसने पैसा डाला था वो भी बेवकूफ था, इसने उनको बेवकूफ बना दिया है। ठीक है, अब ये जिंदगी भर या तो लीगल बैटल लड़ता रहेगा, पर इनको ये पैसा वापस नहीं कर सकता क्योंकि ये अफोर्ड ही नहीं कर सकता। एब्सोल्युटली, इतना बड़ा पैसा वापस से कमाने में, और वो वहां से नहीं कमा पाएगा, ये मैं लिख के दे देता हूं। और वो वहीं से कमाने की जिद करते हैं, क्योंकि सर इसे कहते हैं रिवेंज ट्रेडिंग। ये एक साइकोलॉजी है सर जी, ये एक साइकोलॉजी है, रिवेंज ट्रेडिंग। तूने मुझे धोखा दिया, अब तू देख मैं तेरे पीछे पड़ूंगा और मैं कर ही लूंगा, मैं कर ही लूंगा, ओवर कॉन्फिडेंस। तो बिल्कुल वो गलत है। इस टाइम पे अपनी सूझबूझ को रखिए, 10 दिन मेडिटेशन पे जाइए, अपने करियर को रीस्टार्ट कीजिए।
यहाँ जितने लोगों को थोड़ा बहुत रिटर्न कर सकते हो कर लो, अपने सैलरी का 25% 30% इस काम के लिए रख लो कि भाई पूरा तो पता नहीं है मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, पर जितना करता हूँ थोड़ा थोड़ा करता रहूंगा। तो मैंने तय कर लिया जी अगर मैं साल का 10 लाख कमाता हूँ या 20 लाख कमाता हूँ तो मैं 5 लाख आप लोग को वापस करता रहूंगा, उससे ज्यादा मैं नहीं कर पाऊंगा, जीवन भर करूंगा जब तक आपका स्क्वायर ऑफ नहीं हो जाता। पर मैं इससे ऊपर नहीं कर पाऊंगा, नहीं तो मैं ही जी नहीं पाऊंगा, मुझे सुसाइड करना पड़ेगा। तो यही आप कर सकते हो, इस मार्केट से दूर हो जाओ। इस मार्केट में सिर्फ एक ही काम करो, वो है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। उसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं। हाँ, अपने खुद के पैसे के 5% से आप ऑप्शंस में अगर ट्रेडिंग करना चाहते हो तो कर लो। जैसे संजय सर आप सिखाते हैं कि ऑप्शन से हर महीने 2 से 3% कमाया जा सकता है, आप बताते हैं तो पूरा साल का ये 24-25% या 30% तक हो जाता है, तो ये कैसे होता है, ये गेम क्या है? सर देखिए क्या होता है कि ऑप्शंस में ना ये ना कसिनो लेवल्स है जी। सबसे बड़ा कसिनो हमारा चला रहा है फॉर एग्जांपल सेबी अलाउ करता है ये सब चीजें जी। फिर सेबी ने लाइसेंस दिया हुआ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को, तो वो नेक्स्ट लेवल का हो गया। करेक्ट। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को एक्सपेंशन चाहिए था तो उसने बहुत सारे ब्रोकर्स क्रिएट कर दिए, तो उसने लाइसेंस दे दिया ब्रोकर को। तो ये जब हम पैसा कमाते हैं ऑप्शंस में या गवाते हैं तो ये तो जा रहा है ब्रोकर एनएसई और सेबी के पास जी। अब जो अगली लेयर है पैसा जो बनाएगी वो है ऑप्शन सेलर, क्योंकि ऑप्शन सेलर लॉटरी की टिकट बेच रहा है। ट्रू। और आप भी जानते हो कि भारत में या कहीं भी दुनिया में लॉटरी की टिकट बेचने वाला हमेशा लॉटरी की टिकट खरीदने वाले से ज्यादा पैसा बनाता है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। अभी इलेक्टोरल बॉन्ड्स का इशू आया था तो देखा था जो नंबर 1 डोनर था वो लॉटरी की टिकट बेच वाली कंपनी थी। अच्छा। नंबर 1 डोनर वाज द लॉटरी का टिकट बेचने वाली कंपनी थी। तो ये जो हम काम कर रहे हैं सब लोग लॉटरी की टिकट बेच रहे हैं जी। हम अपने लेवल पे भी लॉटरी की टिकट बेच सकते हैं। अब आपको मैं एक सिंपल उदाहरण देता हूं, आप ही मुझे जवाब दोगे। आज उदाहरण लेते हैं, टीसीएस चल रहा है 4,000 रुपए पर शेयर। करेक्ट। ठीक है, एक्सपायरी है 25 जुलाई को। ठीक है, आप मुझे बताइए इस पूरे महीने में आपको क्या लगता है टीसीएस क्या रेंज में रहेगा? मेरे हिसाब से अराउंड 2-3%। बिल्कुल सही, 2-3% है। तो यानी आपके हिसाब से 4,000 से लेके 4,100 या 3,900 की रेंज में रहेगा। करेक्ट करेक्ट। ठीक है, आज आपको एटलीस्ट 20,000 लॉट की वॉल्यूम, 20,000 लॉट्स, एक लॉट पे 175 का की वॉल्यूम मिलेगी जो 4,400 का कॉल खरीद रहा है, और वहां पे 20,000 लॉट्स की वॉल्यूम मिलेगी जो 3,600 का पुट खरीद रहा है। क्यों खरीद रहे हैं वो लोग? क्योंकि वो सस्ता है जी। आज 4,400 का कॉल मिल रहा है 8 रुपए में। करेक्ट। 175 का लॉट इंटू 8 मतलब मोटा मोटी 1,500 रुपए हो गया। तो वो बंदा सोच रहा है यार मैं 1,500 रुपए का प्रीमियम दे देता हूं, बाय चांस टीसीएस अचानक 10% भाग गया, जो कि पिछले 60 महीने में 6 बार भी नहीं हुआ। ठीक है, पिछले 60 महीने में 6 बार भी नहीं हुआ, तो मेरे तो डबल पैसे 10x हो जाएंगे। तो वो क्या खरीद रहा है? लॉटरी की टिकट खरीद रहा है। एब्सोल्युटली। मैं उसको लॉटरी की टिकट बेच रहा हूं और उसकी लॉटरी की टिकट लगने नहीं वाली। मतलब देयर इज 90% चांस उसकी लॉटरी की टिकट नहीं लगेगी और वो पैसे मेरे बन जाएंगे। 10% है चांस, बिल्कुल है, बिल्कुल। पर 10% में मैं तो अपना लॉस रिस्ट्रिक्ट कर सकता हूं ना, स्टॉप लॉस होती है, बहुत कुछ होता है जो मैं बचा सकता हूं अपने आप को। मेरा तो कैपिटल भी बड़ा है जी, तो मेरा ऐसा नहीं है कि सुपड़ा साफ हो जाएगा। वेरी ट्रू। क्योंकि ऑप्शन बाइंग में आप दिन में 30-40% खो सकते हो। ऑप्शन सेलिंग में आपने जितना कैपिटल लगाया उसका 30-40% का लॉस नहीं होता। अच्छा। क्योंकि ऑप्शन सेलिंग में कैपिटल ज्यादा लगता है। तो मैं लोगों को ऑप्शन सेलिंग ही सिखाता हूं। दूसरी चीज मेरी क्लियर इंस्ट्रक्शन होती है, अगर आपके पास 2.5 लाख से कम का कैपिटल है, प्लीज इस मार्केट में ऑप्शन ट्रेडिंग करने मत आओ। ये 2, 5, 10, 20 हजार रुपए लेके तो कतई मत आओ। आप मार्केट को दान दक्षिणा देके चले जाओगे और आपकी दान दक्षिणा खाऊंगा मैं, क्योंकि आप ऑप्शन खरीद रहे हो, मैं ऑप्शन बेच रहा हूं। एब्सोल्युटली। तो आप मतलब सॉरी फॉर द वर्ड, मेरे जैसे महारथियों से और मेरे से कई बड़े महारथियों से लड़ रहे हो, इंस्टीट्यूशन से लड़ रहे हो, कहां मतलब नहीं लड़ पाओगे। तो सिंपल वर्ड्स में मैं आपसे पूछूंगा, क्या ट्रेडिंग से सच में पैसा बनता है? इंट्राडे ट्रेडिंग है, ऑप्शन ट्रेडिंग है, क्या इनसे बनता है? या ट्रेडिंग का कौन सा फॉर्मेट सबसे ज्यादा अगर लोग यूज भी करना चाहें तो उन्हें करना चाहिए? स्विंग ट्रेडिंग करना चाहिए या बीटीएसटी करना चाहिए, क्या करना चाहिए? बहुत अच्छा क्वेश्चन सर, आपके क्वेश्चन है हाईएस्ट क्वालिटी। नहीं सर, नहीं सीरियसली, मतलब बहुत आई थिंक, क्योंकि क्या है ना, आपने ये सब जिया है जी, आपने खुद भी जिया है ये सारी चीजें। मैं ऑडियंस के मेरे पास क्वेश्चंस आते हैं, हाँ, और वो यही सवाल हमसे पूछते हैं सर जी, कि सर मैं क्या करूं, मेरे को तो ऑप्शन, मतलब मुझे इतना इरिटेशन होता है संजय सर, हर दूसरा आदमी आके सर मुझे तो शेयर मार्केट से ही पैसा कमाना है। मैं उसे कहता हूं कि यार कैसे कमा लोगे? मतलब हम खुद अच्छा खासा उसमें पैसा लगा चुके हैं, True. देख चुके हैं, ट्रेडिंग के सारे फॉर्मेट ट्राई कर चुके हैं, और उसके बाद मेरा भी मंत्र यही है, लॉन्ग टर्म में पैसा लगा दो यार, अच्छा शेयर देख के, वो आपको अच्छा पैसा दे सकता है, या आप जैसे किसी अच्छे आदमी से सलाह करके ऑप्शन सेलिंग कर लो।
और अगर ऑप्शन बाइंग का कीड़ा भी है तो मैं तो एक ही कहता हूँ, सिर्फ एक ही चीज करो, 1,00,000, 2,00,000, 3,00,000 की कैपिटल लगाओ एंड 1,000 से लेके 5,000, मतलब अपनी कैपिटल का 1%, उससे ज्यादा का अगर आपने लालच रखा तो यू आर गोइंग टू डाई। पर आप ये बात किसी को बोल दो ना, वो उल्टा होकर घूम जाता है, उसको चाहिए 1,00,000 पे 30% महीने का दिन का भी चाहिए। चलो मैं आपको एक क्विज पूछता हूँ, ठीक है? क्विज ये है, साल में 250 ट्रेडिंग डेज होते हैं जी, ठीक है? करेक्ट। मैं ये कहता हूं कि 10% दिन का बनता है, करेक्ट, ठीक है? आप 1 रुपया चलाते हो साल के शुरू में, 1 रुपया कह रहा हूं, 1 करोड़ नहीं कह रहा, 1,00,000 नहीं कह रहा, 1 रुपया कह रहा हूं, और वो 10% से डेली कंपाउंड हो रहा है। ओके, ठीक है? आपने 1 रुपया लगाया, 10% पहले दिन बनाया, 1 रुपया 10 पैसे हो गया, फिर आपने लगाया वो 1 रुपया 21 पैसे हो गया, ऐसे करते करते साल भर निकल गया, 250 दिन निकल गए जी, ठीक है? तो अब आप मुझे बताओ ये 1 रुपए की वैल्यू आपके हिसाब से कितनी होनी चाहिए? एक अनुमान चाहिए। अनलिमिटेड हो जाएगी, बहुत कुछ हो जाएगा ये तो। जैसे अनुमान की ये संजय 1 करोड़ होगा, 2 करोड़ होगा, 5 करोड़ होगा, 10 लाख मान लेते हैं 3 करोड़ हो गया, 3 करोड़ हो जाएगा, ठीक है? चलो थोड़ा और ऊपर का गैस, 30 करोड़ मान लेते हैं, 30 करोड़ हो जाएगा। थोड़ा और ऊपर का गैस, 300 करोड़। चल अगले वाले में आप राइट हो जाते, 2,230 करोड़ रुपए हो जाएगा। वाओ, 1 रुपया, 1 करोड़ नहीं, 1,00,000 नहीं, 1,000 भी नहीं, 1 रुपया अगर 10% डेली कंपाउंड होगा और 250 दिन में, और सिर्फ 250 दिन, जो साल का ट्रेडिंग नंबर ऑफ ट्रेडिंग डेज है, यू विल रीच एट 2,230 करोड़। तो जो आपको ये स्कीम बेच रहा था वो क्यों नहीं कर पाया? जी, आप सवाल सही पूछो। awesome. वो आपको बेच के चला गया, गधा वो नहीं है, गधे हम है जो खरीद लिया। बायर बीवेयर है ना भाई, किसी के घर पे डॉगी होता है तो वो लिख देता है ना, बीवेयर देयर इज अ डॉग जी, ठीक है? तो बीवेयर किसको होना है? जो अंदर घर के जा रहा है, करेक्ट। तो आप अगर ऑप्शन बाइंग किसी ने आपको चिपका दिया कि भाई 10% दिन का बनता है, तो गधा वो नहीं है, गधे हमें ध्यान रखना है भाई कि अब वो अंदर डॉगी है, काट लेगा हमें, करेक्ट। सो गलती बायर की होती है, हमेशा बायर की होती है। ट्रू, क्योंकि वो लालच में आ रहा है। सभी लोगों को सर आज की डेट में इतना जल्दी पैसा कमाना है, मैं कई बार सोचता हूँ हम बेवकूफ हैं जो 17 साल से, सर 18 साल हो गए मार्केट्स में। आई हैव बॉट माय फर्स्ट शेयर इन 2006। करेक्ट। आप मैंने तो सर कोविड के बाद किया है, जब अच्छा, मैं तो पहले शेयर मार्केट में इंटरेस्ट नहीं रखता था। कोविड के टाइम पे मैंने देखा अचानक से ये इतना बूम आया, फिर मेरे सारे लोग मुझसे पूछने लगे ये सवाल। तो जब सवाल आते हैं तो मैं सोचता हूँ कि यार पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, यू नो, हर बार ये कहना उचित नहीं है कि नहीं यार मैं नहीं जानता इसके बारे में। तो तब मैंने पढ़ना शुरू किया और फिर पता लगा, शुरुआत की तो हमें भी किसी ने बताया ऑप्शन ट्रेडिंग। मैंने कहा, किसी ने मुझे बताया कि सर 3-4% आपकी कैपिटल पे एक दिन में हो जाता है। मैंने कहा ऐसे कैसे हो जाता है? तो उन्होंने एक मेरे सामने 5,000 रुपए डाले और 5-7 मिनट के अंदर वो 5,000 का 6,500 हो गया। मैंने कहा ये क्या हुआ? तब इंटरेस्ट सा जागा, थोड़ा सा इंटरेस्ट जागा, थोड़ा किया। सच बताऊंगा, मतलब सभी ऑडियंस को, पहले 12 लाख रुपए का लॉस हुआ। क्यों? क्योंकि 1 लाख रुपए डाला था और 1 लाख रुपए पे पहले दिन कमा लिया 18,000, दूसरे दिन कमा लिया 36,000, तीसरे दिन कमा लिया 1 लाख, चौथे दिन कमा लिया 3.5 लाख। मतलब मुझे लगा मैं तो बादशाह बन गया। भगवान है, भगवान। अब हुआ क्या, थर्सडे आ गया, एक्सपायरी आ गया। अब मुझे नहीं पता था कि एक्सपायरी पे वो 0 होता है। एक्सपायरी पे सारा का सारा लगा के छोड़ दिया। एंड मैं बैठा हूँ और मैं उसको एवरेजिंग करते जा रहा हूँ, नीचे आ रहा है, एवरेजिंग कर दो, नीचे आ रहा है, और एवरेजिंग कर दो, नीचे आ रहा है, और वो 0 हो गया। एंड आई वाज लाइक व्हाट, एकदम से मतलब 3 लाख 3.5 लाख बन थे और सारे के सारे गायब। अब क्या कि अंदर ईगो आ गया, 4 दिन प्रॉफिट बनाया, 1 दिन लॉस, क्योंकि मुझे पता नहीं था। अब मैं वापस करूंगा। अगले दिन फिर किया, अगले महीने, अगले हफ्ते फिर किया, अगले हफ्ते फिर वही 3 दिन बहुत अच्छा प्रॉफिट, चौथे दिन एकदम 1 लाख का लॉस। ऐसे करते करते 12 लाख का लॉस हो गया। मतलब कैपिटल डालते गए, एवरेजिंग करते गए। लेकिन मैं बड़ा हैप्पी हूं कि मैंने वो किया, क्योंकि उस समय मुझे कई लोगों को ये बताना था कि इसमें क्या है। तो मैंने हर चीज़ ट्राई की। मैंने जो रेंज होती है, स्ट्राइक रेट होती है, उसके बहुत दूर का लेके देखा, बहुत पास का लेके देखा, ओवर प्राइस लेके देखा, सेल करके देखा, बाय करके देखा, सब कुछ करके देखा। तो मैं उसको कभी भी लॉस नहीं बोलता हूँ, क्योंकि वो मेरे लिए लर्निंग आपने फीस दे दी मार्केट को। हाँ, मैंने बहुत अच्छा लर्निंग किया उससे। हाँ। शायद मैं उतना लर्निंग कर नहीं पाता कई सारी चीज़ों से, बट मैंने बहुत अच्छा लर्निंग किया। एंड उसके बाद मैंने ये रियलाइज़ किया कि भाई दिस इज़ नॉट माई। उसके बाद मैंने अच्छा पैसा बनाया अभी भगवान की कृपा से, वहाँ से वापस अच्छा पैसा निकाला, कई लोगों को सिखाया भी। एंड हमारी कम्युनिटी में जितने भी लोग हैं जो लिटरली, मैं उनको कहता हूँ भाई मत सीखो अनटिल अनलेस इट इज़ वेरी क्रूशियल फॉर यू टू लर्न दिस। जब तक कैपिटल ही नहीं है, तुम 10,000 की कैपिटल है, 20,000 की कैपिटल है, तुम सैलरी 45,000 है, बच्चे पाल रहे हो, और उसके बाद तुम्हें ऑप्शन ट्रेडिंग करना है 5,000 से, तो मैं कहता हूँ यार बड़ा मुश्किल है ये, इट इज़ नॉट राइट। और फिर भी तुम्हें कीड़ा है ना, पहले 3 महीने मेरा इंस्ट्रक्शन ये रहता है, पहले 3 महीना
हर रोज 100 रुपए कंसिस्टेंटली बना लो। चाहे तुम कैपिटल कितने भी डालो, 10,000 डालो, 20,000 डालो, 50,000 डालो, 100 रुपए से ऊपर का टारगेट ही मत रखो। 100 रुपए कंसिस्टेंटली 3 महीना बनाने का अगर तुम्हें पेशेंस हो जाए, मतलब बनने में हो सकता है किसी दिन तुम्हारा 2,000 भी बन जाए, बट 100 रुपए रोज बना लिया, तुम्हारा एक माइंड सेट हो गया कि हाँ भाई ये मेरा टारगेट है और इस पे मुझे उठ जाना है। उसके बाद तुम अगले 3 महीना 1,000 रुपए का टारगेट रखो, फिर 6 महीने तक तुमने बहुत ही समझ लिया गेम को, उसके बाद तुम तुम्हारे लेवल पे खेलो। मतलब वही कह रहा हूं, आप स्टेजिंग करो, फेजिंग करो, उसको लेके चलो। मैं आपको एक ना बड़ा अच्छी इसमें स्टोरी सुनाता हूँ। एक बार वॉरेन बुफे की 2008 के बाद बेट लगी जी टेड सीडिस के साथ। तो टेड सीडिस वन ऑफ द बिगेस्ट हेज फंड मैनेजर्स। ओके। वॉरेन बुफे तो वॉरेन बुफे ने बोला एक काम करते हैं, तू और मैं दोनों पैसे लगाते हैं जी। मैं लगाता हूँ पैसिव फंड में S&P 500, जैसे यहाँ निफ्टी 50 है, वहाँ पे S&P 500 है जी। मैं लगाता हूँ S&P 500 में, तू तेरा हेज फंड मैनेज कर। 10 साल बाद मिलेंगे। करेक्ट। जिसने ज्यादा रिटर्न बनाया होगा, जिसने कम रिटर्न बनाया होगा, वो जिसने ज्यादा को बनाया होगा उसको $1 मिलियन देगा। ओके। तो बेट ये लगी। इसने क्या किया, वॉरेन बुफे ने 10 साल के लिए पैसिव, ओके, दिमाग ही नहीं लगाना, पैसा डाल दिया, छोड़ दिया, देखा भी नहीं। टेड सीडिस क्या कर रहा है, टीम बनाई, ऑफिस बनाया, रोज बैठ के ट्रेडिंग कर रहा है, पोजीशंस, हेज फंड मैनेजर है ना, अब काम तो करना पड़ेगा। 10 साल बाद वॉरेन बुफे ने 86% रिटर्न बनाया, एब्सोल्यूट। वाओ। ठीक है, कुछ नहीं करके, 1 मिनट इन्वेस्ट नहीं किया उसने स्क्रीन के आगे। टेड सीडिस ने 10 साल में 22% रिटर्न बनाया और उसने उसको फिर $1 मिलियन दिए। देखिए, ये जो गेम्स हैं ये लॉन्ग टर्म में आपको बेनिफिट नहीं देती, लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग बेनिफिट देता है। ट्रू। तो गेम सारा ज्यादा नहीं, ज्यादा देर का है। करेक्ट। आपको अगर निवेश बेटर करना है, आप अपनी एक्टिव इनकम बेटर करो। आप 12 लाख हार पाए क्योंकि आपके पास 12 लाख कमाने की क्षमता थी। एब्सोल्युटली। वो मतलब बहुत ही आपके आपके 100 रुपए का बहुत कम रुपया था। एब्सोल्युटली। तो आपको ऐसे कोई बहुत पेन नहीं होगा, दुख हुआ होगा, बट ठीक है, जब आपने पूरा देखा होगा, ठीक है यार चलो इतना जमता है, अपन ने किसी को फीस दे दी है। ट्रू। ठीक है, पर किसी के लिए 50-70 लाख, 1 करोड़ रुपए उनकी जिंदगी भर की उनकी कमाई को उन्होंने प्लेज कर दिया आगे। सर, जो 10,000 कमा रहा था वो लड़का, जो लाइब्रेरियन था, उसने 28 लाख खर्च कर दिया। अभी मैंने कुछ दिन पहले अपने लिंक्डइन पे एक स्टोरी डाली, 3rd ईयर इंजीनियरिंग स्टूडेंट, 2nd ईयर में उसने 20 लाख का नुकसान किया जी ऑप्शंस में। फिर कसम खा ली कि मैं नहीं करूंगा, ऑप्शन नहीं करूंगा, पर वो है तो कीड़ा है। अगले साल 26 लाख का लॉस कर लिया, 2 साल में 46 लाख का लॉस कर लिया उसने। और फिर भी तीसरे साल कई अभी फंस जाएगा। अभी तो हमारे को 3rd साल का पता चला, 4 साल के बाद फिर से इस आर्टिकल को अपडेट करूंगा। अब देखिए, कोई भी एक इंजीनियर को, बंदे को 3-4 लाख की नौकरी लगती है जी, एवरेज इंजीनियर को जी। अब उसको 46 लाख रिकवर करने में 11 साल लग जाएंगे, तो उसने तो अपने 11 साल खत्म कर दिया ना। ट्रू। अगर उसको देना पड़ गया वापस सारा पैसा। एब्सोल्युटली। सो ऑल ऑफ दिस इज इररिलेवेंट, लोगों को बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, आप अपना आराम से इन्वेस्टमेंट करो, आपको लॉन्ग टर्म में बेटर बेनिफिट्स मिलेंगे। ग्रेट सर। तो दोस्तों देखिए, समझ जाइए, स्टॉक मार्केट अच्छा है, लेकिन एक तो कितनी भी ट्रेनिंग ले लो आप, और अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो, संजय सर क्या, आप हजारों लाखों लोगों को, वॉरेन बफेट तक के किसी भी इंसान को जो स्टॉक मार्केट में है, अगर वो आपको ये एडवाइस दे दे कि आप एक्टिव ट्रेडिंग रोज बैठ के स्क्रीन के सामने करके 50% ऑफ योर कैपिटल आप कमा लोगे पर मंथ या पर ईयर भी, तो मुझे लगता है ये बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ी है। तो संजय सर, अब ऑप्शन हमारे पास, जैसे कई लोग जॉब में हैं तो मान लो हर महीने 5,000 बचता है। अब मार्केट में ETFs भी है, बॉन्ड्स भी हैं, SIPs भी हैं। आपके हिसाब से ETF, SIP, FD ये सब कब कब करना चाहिए और कब कब इनमें डिफरेंस आता है, मतलब कौन सी चीज़ों में आदमी ज़्यादा कमा सकता है? ठीक है, तो इसमें ना हम थोड़ा सा पर्सनल फाइनेंस को मैं 3 पॉइंट फ्रेमवर्क पे वर्क करता हूँ। ओके। तो पहला पॉइंट ऑफ द फ्रेमवर्क है बजटिंग जी। हर व्यक्ति के पास उसका मंथली बजट होना चाहिए। करेक्ट। लिखा होना चाहिए, उसके माइंड में होना चाहिए। आज ऐसे कितने खर्चे होते हैं जो आपको पता ही नहीं होता आपकी जेब से हो रहे हैं, क्योंकि वो क्रेडिट कार्ड से हो रहे होते हैं, और वो इमोशनल खर्चे हैं। और नेटफ्लिक्स ले लिया, ठीक है जी, आपने कोई और सब्सक्रिप्शन ले ली, गए थे बाजार ऐसे ही घूमने के लिए और कोई चीज सेल में वो पसंद तो आ आपकी गई, इंपल्सिव वो हो गई, शॉपिंग हो गई। पर मैं फिक्स्ड खर्चों की बात कर रहा हूँ, जो जाने ही जाने हैं। चलो ये तो आप फिर अगर नहीं गए तो आपने नहीं खर्चा किया, आपका रेंट जाना है, इलेक्ट्रिसिटी जानी है, बच्चों की फीस जानी है, आपका कार का फ्यूल जाना है, EMI जानी है, सब कुछ जाना है जी। ये आप लिख लो। आपको पता होना चाहिए कि मेरा जो मंथली बजट है, मरे पिटे रोए गिरे मैं कुछ भी अगर एक्सट्रावेगेंट नहीं करता, बाहर जाके खाना नहीं खाता, शॉपिंग नहीं करता, तो मेरे को तो भाई इतना तो चाहिए जीने के लिए। करेक्ट। ये नंबर को पहले असर्टन करो। इसके बाद स्टेप 2 है, इस बजट में से क्या कम हो सकता है जी। ठीक है, अगर आपका कोई 4 सब्सक्रिप्शन है जिसमें से 3 आप चीजें नहीं देखते, उनको बंद करो, उससे आपके महीने के 800-900 रुपए बच सकते हैं।
छोटा अमाउंट है, तो पता ही नहीं होता, इतने सारे हम लेके बैठे होते हैं, साल के एंड में वो कट जाता है। आपने भाई कैनवा भी ले लिया, एक्स भी ले लिया, वाई भी ले लिया, क्यों लिया था? कुछ एक बार काम करना था जी, तो आपने लेके बैठ गए। एक बार हमने मेरी कोई पुरानी कंपनी में भी ये एक्सरसाइज की थी, तो हमने देखा कि करीबन 2.25 लाख रुपए के सब्सक्रिप्शंस जा रहे हैं, जिसमें से 20,000 की जरूरत है, बाकी की नहीं है। तो हमने कंपनी के सीधा 25 लाख रुपए बचा दिए। हो जाता है ये, और ये परिवारों में भी होता है, उधर बड़े स्केल में होता है, आपके छोटे स्केल में होगा, पर छोटे पर मतलब घरों में। तो ये हो गया मिनिमम। तो आप पहले इसको असर्टन कर लिए, समझिए फॉर एग्जांपल ये नंबर आता है 25,000 रुपए, ट्रू, कि भी 25,000 रुपए तो मेरे को जिंदा रहने के लिए चाहिए। एब्सोल्युटली, ठीक है, इसमें तो मैं अब इसका 6 टाइम्स 6 महीना अगर आप सिंगल है तो, और 12 टाइम्स अगर आप फैमिली के साथ है तो जी, आपके पास एफडी होनी चाहिए। ओके, उस इन्वेस्टमेंट से आपकी कोई कमाई की अपेक्षा नहीं है, वो सेफ इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, एकदम ऐसी होनी चाहिए कि कल को आपदा आई जब और पैसा आया और तुरंत आ गया। बिल्कुल। तो 25,000 इंटू 6 होता है 1.5 लाख, अगर आप सिंगल है तो 1.5 लाख, अगर आप फैमिली के साथ हो तो धीरे धीरे करके 3 लाख। आपको ये कॉर्पस बिल्ड करना है। करेक्ट। तो पहला स्टेप है बजटिंग, दूसरा स्टेप है इमरजेंसी फंड, फिर तीसरा स्टेप है आई, इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टिंग। ठीक है, तो पहले अब नेक्स्ट स्टेप है अपने आप को सिक्योर करो इंश्योरेंस के माध्यम से। हेल्थ इंश्योरेंस लो और उसके बाद लाइफ इंश्योरेंस लो। ये दोनों चीजें लेनी बहुत आवश्यक है। इंश्योरेंस को इन्वेस्टमेंट के साथ मत मिक्स करो, इंश्योरेंस को प्योर इंश्योरेंस के प्रोडक्ट की तरह खरीदो। ये जो यूलिप्स होते हैं, ये सब होते हैं, मार्केट लिंक्ड होते हैं, उनको छोड़ दो। अब इंश्योरेंस में भी संजय सर, सॉरी टू कट यू ऑफ, क्योंकि इंश्योरेंस आपने बोला तो मेरे को याद आया, इंश्योरेंस में भी अब आजकल बहुत सारे आ गए। टर्म इंश्योरेंस तो हम सबको रेकमेंड करते ही हैं, टर्म्स के बाद आजकल क्रिटिकल इलनेस आ गया, फिर आपका ये आ गया क्या, मेडिक्लेम आ गया, फिर LIC वगैरह के बहुत सारे प्रोडक्ट्स आपके चलते रहते हैं, जो जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी। और ऑलमोस्ट मैंने देखा है कई सारे प्लान्स ऐसे हैं कि 11 साल तक आप देते रहो, फिर आपको अगले 80 साल तक मिलता रहेगा, मतलब पेंशन प्लान्स आ गए बहुत सारे। बिल्कुल। तो ये सब में भी हम हो जाते हैं। तो मैं चाहूंगा कि ये क्वेश्चन याद आ गया, तो पहले वाला आप कंप्लीट करके फिर इसका आंसर तो साथ साथ ही दे देता हूँ जी। और आई थिंक आई विल बिगिन विद योर आंसर। करेक्ट। एक बहुत बड़ा चौकड़ी मार दो इन सबको, क्रॉस। कोई अगर आपके यहाँ आपको सेल करने आ जाए संडे को सुबह 11 बजे, जनरली आ जाते हैं जो आपके यार दोस्त होते हैं जो इंश्योरेंस एजेंट्स हो जाते हैं, उनको अच्छी चाय पिलाओ और एक वर्ड उनसे पूछ लो कि इस इन्वेस्टमेंट की IRR क्या है। वो वहीं चाय छोड़ के चले जाएंगे, उनको पता अब ये बंदा नहीं खरीदने वाला। जी जी जी, ठीक है। इंश्योरेंस इज द वर्स्ट इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट। इंश्योरेंस इज द वर्स्ट इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट, क्योंकि पहले साल जो आप पैसा देते हो उसका 30-35% तो आपका फीस में चला जाता है। ट्रू। तो आपका पैसा तो लगा ही नहीं, और वही पैसा सबसे ज्यादा कंपाउंड होना था। करेक्ट। लंबे समय के लिए। तो आप इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को बिल्कुल साइड कर दो जी। आपको 2 ही इंश्योरेंस चाहिए। ठीक है, कार वार की तो जो कार के साथ आती है वो अलग है। आपको एक हेल्थ चाहिए, हेल्थ में आप सबसे अच्छी इंश्योरेंस लो, क्रिटिकल इलनेस कवर के साथ लो। ओके। आजकल जो मौसम है, जो खाना है, बहुत खराब है। आप एक आधी अपनी नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन बंद करा दो, पर यहाँ आप बिल्कुल अपने आप को, फैमिली को सिक्योर रखो। फैमिली फ्लोटर लो, अच्छा एक कप 5 से 10 लाख रुपए का मिनिमम कवर लो। कैंसर वैंसर जैसे जो है उनको भी कवर कराओ, क्योंकि वो एक बार अगर बाय चांस आ गई तो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। तो इट इज बेटर टू इन्वेस्ट इन दैट। ठीक है। सेकंड इंश्योरेंस है टर्म इंश्योरेंस, और कोई लेफ्ट राइट देखने की जरूरत नहीं। अपनी तनख्वाह का 15 से 25 गुना का टर्म इंश्योरेंस उठा के ले लो। अगर आपकी तनख्वाह साल की अभी 10 लाख रुपए है, 10 लाख इंटू 15 होता है, तो 1.5 से 2 करोड़ रुपए की इंश्योरेंस आप ले लो। अब आप सिक्योर हो गए, आपने अपना इमरजेंसी फंड क्रिएट कर लिया, आपने अपने आप को इंश्योर कर लिया। अब आप खुल के खेलो, अपनी एक्टिव इनकम को बढ़ाने की कोशिश करो, डुअल इनकम लाने की कोशिश करो, अपना पैसिव इनकम क्रिएट करो। अब वहां वाली जर्नी स्टार्ट करो। तीसरा लास्ट वो आई है इन्वेस्टमेंट का। अब आप इन्वेस्ट करो। अब इन्वेस्टमेंट इज टोटली गोल बेस्ड। जी। इन्वेस्टमेंट बिना गोल के कुछ नहीं, टाइम पास है। आप अगर कहते हो कि मेरे को 5 साल में गाड़ी खरीदनी है, तो 5 साल के गोल का टारगेट रखेंगे, उसके हिसाब से इन्वेस्टमेंट प्लान बनेगा। आप बोलोगे मुझे कुछ बीच में नहीं चाहिए सर, मैं तो 20 साल बाद चाहिए, तो 20 साल के हिसाब से बनेगा, क्योंकि 5 साल में फिर ज्यादा पैसा हम स्मॉल एंड मिड कैप में नहीं डाल सकते। ट्रू। क्योंकि वो वॉलेटाइल होते हैं। पर 20 साल में अगर किसी का व्यू है तो हम ज्यादा पैसा स्मॉल एंड मिड कैप में डाल सकते हैं। करेक्ट। तो ये सारी चीजें जो होंगी कि मैं ETF लूंगा, म्यूचुअल फंड लूंगा, क्या लूंगा, कौन सा लूंगा, वो सारा डिपेंड करेगा एक व्यक्ति के गोल पे। द शॉर्टर द गोल, द मोर डिफेंसिव ही हैज टू प्ले। अच्छा, बहुत सिंपल रूल है। द शॉर्टर द गोल, द मोर डिफेंसिव ही हैज टू प्ले। अगर वो कहता है जी मेरी 3 साल का गोल है, 3 साल बाद मुझे घर की डाउन पेमेंट के लिए पैसा चाहिए, 20 लाख रुपए चाहिए, तो ETF, FD, तो हाँ, उसको FD भी नहीं मैं कहूंगा, ETF करे, निफ्टी करे, निफ्टी 50 करे, हाइब्रिड करे, लार्ज कैप करे, स्मॉल कैप की तरफ नजर भी ना उठाए। ओके।
या फिर पूरे 100 रुपए में से 5-10 रुपए स्मॉल कैप में डाल दें। करेक्ट। पर 90 रुपए सेफ में डाले, क्योंकि 3 साल है ना, 3 ही साल है। अगर अचानक से स्मॉल कैप क्रैश कर गए कल तो को, उनको रिकवर होने में काफी उनको 5 साल लग जाता है। हाँ, पर वो कहता है जी 20 साल के बाद मेरे को रिटायरमेंट प्लान करनी है जी, तो वो अपना 30-40-50% तक भी स्मॉल एंड मिड कैप में डाले। वाओ। तो ये सारी जो समीकरण कहते हैं ना इन्वेस्टमेंट की समीकरण, तो इन्वेस्टमेंट की समीकरण जो बनेगी वो आपके गोल ड्यूरेशन के बेस पे बनेगी और रिस्क टेकिंग एबिलिटी। बड़ा अब इंटरेस्टिंग। आप बोलते हो यार मैं तो ना रोज काउंटर देखूंगा मेरे धक धक होने लग जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ, मेरा अभी इलेक्शन रिजल्ट जिस दिन आया उस दिन मार्केट क्रैश करी, बिकॉज एज एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं आया था। करेक्ट। मेरा म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो एक दिन में 10 लाख से ऊपर नीचे गिर गया। पर ना मेरे में क्षमता है वो देखने की, एब्सोल्युटली, क्योंकि मैं बहुत सालों से इन्वेस्ट कर रहा हूँ। मेरी फर्स्ट एसआईपी वाज इन 2008। फिर उसके बाद जब मैंने मैसिव एसआईपीज चालू करी दैट वाज इन 2014। ओके। क्योंकि मैं रियलाइज हो गया ये सबसे अच्छा तरीका है पैसा कमाने का, बाकी सब सिर्फ टाइम पास है, पैसा नहीं कमा पाएंगे। आई सी। हाँ, इससे पैसा कमा लेंगे जी। तो अब क्या है, मेरे में क्षमता आ गई है कि मैं बड़े मूव्स देख सकता हूँ। ट्रू। तो आपको भी वो टाइम लगेगा आने को। अगर आपको लगता है मेरे में बिल्कुल देखना ही नहीं है तो आप स्मॉल कैप को भूल जाओ, लार्ज कैप, हाइब्रिड, मल्टी कैप और आपके निफ्टी पैसिव, इन सब में पैसा डाल के छोड़ दो, ये आपको दे देंगे 12-13% रिटर्न। यहाँ पे एक और ट्रैप मैंने देखा है जो बिजनेसमैन के साथ होता है सर। जैसे कोई बिजनेसमैन अच्छा कमा रहा है, 10 करोड़ 20 करोड़ 50 करोड़ कमा रहा है, अब उसके फ्रेंड्स भी बहुत है जो इंश्योरेंस एजेंट्स वगैरह हैं, वो उसको एक ज्ञान देते हैं कि भाई तेरा 10 करोड़ का है तो तुझे मिनिमम तेरे पास अपनी इनकम का 5 करोड़ का इंश्योरेंस होना चाहिए, 10 का होना चाहिए। मान लो उन्होंने 1.5 करोड़ के कवर का एक ऑलरेडी टर्म प्लान ले रखा है, फिर वो दूसरी कंपनी से भी एक टर्म प्लान ले रहे हैं, तो ऐसे क्या मल्टीपल कंपनीज से टर्म प्लान्स लेना क्या ये सही है? मल्टीपल कंपनीज से क्रिटिकल इलनेस का प्लान लेना क्या ये सही है? और अगर ये सही है तो क्या कभी जब ये चैलेंजेस आते हैं तो सारी कंपनीज आपको सेम टाइम पे वापस फंड करती हैं? इज इट तो ये इसमें कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है जी, पर इसमें ना उनका एक जो मुझे एग्जैक्टली नंबर नहीं पता, बट उनका एक रेशियो होता है जिसमें इनकम टू आउट, मतलब वो रेशियो होता है कि भाई इससे ज्यादा हम नहीं देंगे क्यूमुलेटिवली। तो क्या होगा कि जैसे, नहीं तो क्या होगा, बहुत इजी है ये स्कैम करना। अगर मैं कहता हूँ भाई मैंने 50 इंश्योरेंस कंपनीज हैं, मैं सबसे 1-1 करोड़ की करा लेता हूँ, अब मेरी शायद वैल्यू ही नहीं है 50 करोड़ की ना, एज ए ह्यूमन ही वैल्यू नहीं है। देखा, एक ह्यूमन की वैल्यू क्या होती है, उसकी अर्निंग पोटेंशियल के बेसिस पे होती है। अगर मैं साल का 10 करोड़ कमा रहा हूँ तो मेरी वैल्यू है भाई 100 करोड़ की, तब तो मैं 10 करोड़ कमा रहा हूँ कि कल को मैं गुजर गया तो 100 करोड़ रुपए तो बनना चाहिए ना मेरे परिवार को, जो 10 करोड़ मेरी वजह से कमा रहा था। जी जी जी। तो इस तरीके से जो आपका वैल्यू ऑफ द पर्सन होता है वो उसकी इनकम के बेस पे होता है। तो अगर मैं ये कोशिश भी करूँ ना कि मैं बहुत जगह से ले लेता हूँ, वो फ्रूटफुल नहीं होगा। इसलिए आप ज्यादा टेंशन मत लो, जो आपकी इनकम है उसका 15 से 20 गुना लो। हाँ, आप 2-3 इंश्योरेंस से ले सकते हो कि आपने HDFC भी ले लिया, LIC भी ले लिया, जो भी है, मतलब ICICI भी ले लिया, आपको लगता है या मैं थोड़ा फैला के रखता हूँ, विद दैट इज ओके, परफेक्टली फाइन, नॉट अ प्रॉब्लम। व्हेन इट कम्स टू हेल्थ कवर, मेरा फोकस ये रहता है कि हेल्थ कवर आप एक के साथ ही मेंटेन करो, उसमें आप ज्यादा डिब्ली मत करो। उसका एक रीजन है, हेल्थ कवर पे आपको वो मिलता है, बेनिफिट्स मिलते हैं जब आप उसको क्लेम नहीं करते। अच्छा। हाँ, तो वो जीरो क्लेम बेनिफिट्स जो होते हैं, नो क्लेम बेनिफिट्स, NCB कहते हैं जिसे। हाँ, तो NCB आपको बेनिफिट मिलने लग जाता है। तो ट्राई टू हैव कॉन्सेंट्रेटेड नॉन क्लेम बोनसेस विद यू, तो वहां आप कॉन्सेंट्रेट रखो। बट अगर आप लाइफ इंश्योरेंस ले रहे हो तो 2-3 से ले लो, बट डोंट एक्सीड 15 टाइम्स 20 टाइम्स ऑफ योर इनकम, बिकॉज यू विल नॉट बी गिवन ओनली उसके बाद। एब्सोल्युटली। तो दोस्तों देखिए, कितनी सारी छोटे छोटे ज्ञान के मोती आपको मिल रहे हैं, इनको लिखते जाइएगा और 50 जगह पे आपको सर्च करने की जरूरत नहीं है। जो आपके पास डेटा आ रहा है ये ऑथेंटिक सोर्सेज से आ रहा है और इनसे आप थोड़ा रिसर्च करें, अपना खुद का ध्यान रखें, किसी की भी बातों में ना आए और धीरे धीरे अपने अवेयरनेस, कहते हैं मैंने सुना था सर, इग्नोरेंस इज द ब्लिस। मैं कहता हूँ इग्नोरेंस इज स्टुपिडिटी, क्योंकि इग्नोरेंस के कारण हमारा कितना पैसा चला जाता है और कोई भी आके हमें कुछ भी बोलता है और फिर हम किसी न किसी के ट्रैप में जरूर फंस जाते हैं। सो इग्नोरेंस इज नॉट जस्ट द ब्लिस, इट इज अ स्टुपिडिटी ऑल्सो। कभी कभी ब्लिस हो सकता है कि हाँ भाई पता ही नहीं है तो ठीक है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं इस पे एक चीज ऐड करना चाहूंगा, इग्नोरेंस इज नॉट अ ब्लिस, इट इज अ चॉइस। एब्सोल्युटली। इग्नोरेंट रहना आज के जमाने में चॉइस। में आपको एक एग्जांपल देता हूं, मैं एक बिजनेस को कंसल्ट करता हूं, दे डू 5000 crores ऑफ टर्नओवर। वाओ। दे आर द सेकंड लार्जेस्ट फेरोलॉय एक्सपोर्टर इन द वर्ल्ड। तो उनके जो मैनेजिंग डायरेक्टर है, फैमिली है, तो उसमें जो एल्डर सन है वो मैनेजिंग डायरेक्टर है। उनके पास अगर, मतलब मैं कहना थोड़ा जस्ट टू एम्फसाइज द पॉइंट, अगर देश का टॉप लॉयर भी चला जाए और वो बोले कि सर ऐसा ऐसा ये केस में अंडर सेक्शन 63A ये ऐसे ऐसे होगा और ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, देश का टॉप लॉयर जिसको आप 50 लाख रुपए हियरिंग का दे रहे जी, वो पता है क्या करते हैं?
वो इमीडिएटली लैपटॉप खोलते हैं, टाइप करते हैं, करेक्ट, सेक्शन 63 ये देखते हैं, पढ़ते हैं, बात समझा। आपने समझा कि वो आदमी टॉप लॉयर को पैसा देने के बाद भी एक बार ट्रस्ट तो कर रहा है पर वेरीफाई जरूर कर रहा है। एब्सोल्युटली। तो हम जितने लोग हैं, हम इमोशनल बायर, जो मैंने बोला बार बार बोला कि हम गधे बन रहे, अगर हम नहीं पूछ रहे सामने वाले से कि वो ऑफरिंग जो दे रहा है वो सही है कि नहीं, वो हमारी मिस्टेक है, उसकी मिस्टेक नहीं है। एब्सोल्युटली। हमने ट्रस्ट कर लिया और अंधा ट्रस्ट कर लिया। करेक्ट। देखिए अमेरिकन चलते हैं जीरो ट्रस्ट प्रोटोकॉल पे, उनके लिए हर आदमी रोज चोर है जी, ठीक है। भारतीय चलते हैं 100% 200% ट्रस्ट। ये चोर हो ही नहीं सकता भाई, ये मेरे भले के लिए आया है, ये तो मेरे अच्छा है, हाँ। मेरे साथ 2 साल से है, 1 साल से है, 15 महीने से है। तीसरा है ट्रस्ट बट वेरीफाई, ये सबसे अच्छा प्रोटोकॉल है। आप ये तो ट्रस्ट बहुत ही कर प्यारा लो, है। हाँ, पर वेरीफाई करते रहो। और जो रेगुलर ऑडिट सिस्टम्स है, चाहे आपके यहाँ कितने भी पुराना बंदा, अभी मैं आपको बताता हूँ, मैं एक रिवाइवल पे चल रहा हूँ, एक बहुत बड़ा ब्रांड था IAS कोचिंग का जी, बहुत बड़ा ब्रांड, आई कांट नेम इट बिकॉज उनका चल रहा है रिवाइवल प्लान, और 90 करोड़ का टर्नओवर था प्री कोविड। उनका अकाउंटेंट ने पिछले 10 साल में उन पे 42 करोड़ रुपीस की लायबिलिटी चढ़ा दी है, सिर्फ और सिर्फ नॉन पेमेंट ऑफ TDS GST और ये सब करके, और ओनर को कुछ पता ही नहीं, वो बेसुध है। माय गुडनेस, ही डजंट इवन नो, ही इज टोटली। सर ऐसे इतने केसेस आते हैं कि वो, क्योंकि वो लोग भी बड़े स्मार्ट हैं, हाँ। वो क्लेम भेजते हैं आफ्टर 4 years 10 Yes. years 8 और साल। अब आप लड़ते रहो। हाँ, तो बेसिक चीजें उस अकाउंटेंट ने ठीक नहीं करी, और उसने क्या कोशिश करी कि ये सब करके वो कंपनी में 50% शेयर्स उठा ले। अच्छा, तो अब हम उनके रिवाइवल प्लान पे काम कर रहे हैं कि कैसे हम उनको बाहर निकाल सकते हैं सब चीजों से। बट मैं आपको बता रहा हूं कि ये आलम है कि बंदा ये तक पूछने को तैयार नहीं है कि भाई जो तू कर रहा है, तू TDS टाइम पे भर रहा है क्या, 7 तारीख को TDS चला गया, GST चला गया, काउंटर चेक कर लिया, ऑडिटर को पूछ लिया। क्या होता है, अकाउंटेंट्स जनरली जो बहुत पावर ले लेते हैं वो ऑडिटर अपना बैठा देते हैं। एब्सोल्युटली। आपको मेकर चेकर सिस्टम रखना ही पड़ेगा, कोई भी बिजनेस के लिए, सस्टेनेबल लॉन्ग टर्म बिजनेस के लिए मेकर चेकर सिस्टम होना ही चाहिए। ट्रू, नहीं तो चौकीदार चोरे हो जाएगा। एब्सोल्युटली। ये है, तो इग्नोरेंस इज नॉट अ ब्लिस, इग्नोरेंस इज अ चॉइस, इट्स अ कंप्लीट मैटर ऑफ चॉइस। वंडरफुल। संजय सर, ऐसी कोई बातें जो आपको लगता है कि सभी को पता होनी चाहिए, और इस मेरे क्वेश्चन आंसर के दौरान कुछ छूट गया है मुझसे, तो आई वुड लाइक यू टू डायरेक्टली शेयर विद अस। वैसे तो आपने ऑल एनकम्पासिंग जिसे कहते हैं हम, कि सब कुछ कवर कर लिया है, बट मैं कुछ बस छोटी छोटी बातें बोलूंगा जी, आम जनता के लिए बात करना चाहता हूँ जी। बड़े इन्वेस्टर्स रहे हैं, जैसे वॉरेन बफे रहे हैं, पीटर लिंच रहे हैं, आप उनको पढ़िए और उनकी बात को समझिए। करेक्ट, वो गलत नहीं बोल रहे, क्योंकि उन्होंने वेल्थ बनाई है। एब्सोल्युटली। वॉरेन बफे के पार्टनर हुआ करते थे चार्ली मंगर, जिनकी डेथ हो गई थी, बहुत फेमस आदमी थे वो भी। वो बात कहते थे कि भाई द फर्स्ट रूल ऑफ कंपाउंडिंग इज डोंट डिस्टर्ब इट, यानी कंपाउंडिंग चलने दो, थोड़ा पैसा बनाओ, उसको लालच मत लो निकालने का, क्योंकि आगे जाके वो बहुत बेनिफिट देगा आपको। ट्रू। तो ये कुछ कुछ चीजें आप सिर्फ उनके कोट सुन लोगे ना, तो आपका माइंड चेंज हो जाता है। व्हेन अदर्स आर ग्रीडी यू बी फियरफुल, व्हेन अदर्स आर फियरफुल यू बी ग्रीडी। जब कोविड आया सर, सब लोग मेरे fearful परिवार थे। ने सबने बोला यार एक बार SIP रोक ले, घर पे पैसे चाहिए होंगे। हमारी कोई जॉब में इशू नहीं हुआ, कहीं कुछ इशू नहीं हुआ, तो मैंने SIP डबल कर दी और आज उसका बेनिफिट खा रहा हूं। सो ट्रू। ठीक है। तीसरी बात वो बोलते हैं कि डोंट टेस्ट द डेप्थ ऑफ वाटर विद बोथ योर फीट, यानी कि पानी की गहराइयों को दोनों पैरों से ना नापे। आप ऑप्शंस खेलना चाहते हो, जैसे आपने बोला पहले 100 रुपए तो बना के दिखा, एब्सोल्युटली। फिर 1000 रुपए बना के दिखा दे, फिर तू बना 10,000 रुपए दिन का, 20,000 रुपए दिन का, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर तू तो कूद गया पहले ही दिन दोनों पैर लेके अंदर, और वो निकला 40 फीट नीचे, तो तुम्हारा डूबना भी तय आता नहीं है। हाँ, तुमने डूबने ही वाले हो जी। चौथी चीज है, अपने फाइनेंशियल गोल्स को लिखो, और हर पैसे जो भी आप पैसा कमा रहे हो उसको एक पर्पस दो। ट्रू। अगर आप किसी प्रकार की पैसिव इनकम कमा रहे हो या एक्टिव इनकम कमा रहे हो, उसको एक पर्पस दो। ये मेरे बच्चे के लिए, ये मेरे घर के लिए, ये मेरी माताजी के लिए, ये मेरे इन खर्चों के लिए। क्योंकि जैसे ही आप पैसे को पर्पस दे देते हो ना, फिर आप उसको गलत जगह निवेश नहीं करोगे। अरे यार ये तो इस खाते में है, ये तो इस खाते में है। जैसे हम बिजनेसेस को जब रिस्ट्रक्चर करते हैं तो हम उनके 5-6 अकाउंट बना देते हैं। ये एडमिन के खर्चों के लिए, ये रेनी डे अकाउंट के लिए, ये हमारा प्रॉफिट है, ये हमारा इंटरेस्ट रीपे होगा ये वाला अकाउंट में। तो हम पहले से पैसे को अवेलेबल ही नहीं रखते जी। बस सेठ जी को पैसा दिखना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे इंडियन सेट्स की प्रॉब्लम है ना, अभी वो नहीं हैंडल कर पा रहे पैसा। एब्सोल्युटली। तो पहले उनकी नजर से पैसा हटाओ, फिर उनको ट्रेन करते हैं। अच्छा ठीक है, पहले अपना मानसिकता ठीक करो, मानसिकता ठीक करो, मानसिकता ठीक करो, फिर उनको वो पैसा देते हैं कि पैसा सबको पचता नहीं है। एब्सोल्युटली। लोग कमा लेते हैं, ऐसा नहीं है, कमाने की क्षमता इंडिया में लोगों की बहुत अच्छी है, पर इट इज नॉट अबाउट हाउ मच यू अर्न, इट इज अबाउट हाउ मच यू कीप। करेक्ट।
आप 100 करोड़ कमा लो और आप -200 करोड़ पे हो सकते हो। मैं 1 करोड़ कमा लूं प्लस मैं +1 करोड़ पे हो सकता हूँ। जी, दो अप्रोच है, टर्नओवर अप्रोच एंड प्रॉफिट अप्रोच। बिल्कुल। एंड प्रॉफिट अप्रोच इज ऑलवेज बेटर। ऑलवेज बेटर। तो मेरी कंपनी का नाम ही प्रॉफिट्स फर्स्ट है। मैं कहता हूँ भाई रेवेन्यू इज वैनिटी। करेक्ट। आपका अहंकार है। जब आप बोलते हैं ना 200 करोड़ का रेवेन्यू, वो अहंकार है। रेवेन्यू हैज नो वैल्यू। फिर उसके बाद आता है प्रॉफिट। प्रॉफिट इज सैनिटी। पर कैश फ्लो इज रियलिटी। बिजनेस में कैश फ्लो कितना आ रहा है वो असलियत है। वो असली मेजर है, बाकी सब टाइम पास है। हाउ वंडरफुल। तो दोस्तों ये थे संजय सर के छोटे छोटे ज्ञान के मोती, जो हम सभी के लिए एक तरह से पर्सनल MBA की तरह है, जहां पे कि हम में से हर एक इंसान इन छोटी बातों पे ध्यान दे, इनको पकड़े और इनके ऊपर थोड़ी रिसर्च करे, तो आई थिंक लॉट ऑफ वैल्यू वी कैन विड्रॉ फ्रॉम इट। दोस्तों इस इंटरव्यू को मिनिमम 3 बार देखिएगा, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ जितने भी लोग यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं वो सिर्फ एक एंटरटेनमेंट के लिए ज़्यादा देख लेते हैं। वो हो सकता है उनकी इंटेंशन होगी मैं कुछ सीखूं, लेकिन वो वीडियो खत्म, उसके बाद कोई ना कोई चीज़ आ जाती है, कोई कॉल आ जाता है, इधर चले जाते हैं, उधर चले जाते हैं। बट आई थिंक यू मस्ट रियली सी इट और विटनेस इट फ्रॉम ए एंगल ऑफ एन एजुकेशन कम्प्लीटली। पूरा माइंड इसी बात को रखते हुए ध्यान में यूज़ करें कि हाँ मैं सीख रहा हूँ और मुझे एक, क्योंकि मैं संजय सर हमेशा कहता हूँ सेम चीज़ को 500 बार कहाँ सीखोगे तुम, इतना कहाँ टाइम है। लेकिन आज आदमी फाइनेंस का वीडियो देखने लगा तो 500 वीडियो देखे जा रहा है, 1500 वीडियो देखे जा रहा है, जबकि एक वीडियो शायद उसके लिए बहुत काफ़ी है। इनफ है। उस एक को पचा लो एंड उसके बाद आगे बढ़ो। सो थैंक यू सो मच संजय सर, सच अ लवली इंटरेक्शन। ऐसा लगा जैसे कि और ज़्यादा करते जाएं, थोड़ा टाइम प्रेशर है, अदरवाइज और ज़्यादा इसको करेंगे। whenever I am here, we will keep meeting, keep bringing such kind of a lovely content. एंड दोस्तों आप सभी लोग संजय सर को फॉलो कर सकते हैं उनके इंस्टाग्राम चैनल पे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनकी सारी डिटेल्स मैं दे रहा हूँ। इफ़ यू वांट टू लर्न अबाउट ऑप्शन ट्रेडिंग, ऑप्शन सेलिंग, आई मीन ही इज द बेस्ट पर्सन, एंड मेक श्योर दैट ईच एंड एवरी वन ऑफ यू फॉलो हिम। सो थैंक यू सो मच संजय सर, लॉट्स ऑफ लव सर, रियली अप्रिशिएट, एंड गॉड ब्लेस यू एवरीवन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू, नमस्कार।